हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हो। आज मैं एडिक्शन की नेक्स्ट चैप्टर देने वाली हूँ और आप पैशन की नेक्स्ट एपिसोड पूछ रहे हो। जल्दी मैं कल और परसों में वो एपिसोड अपलोड कर दूँगी। और ऐसे ही मेरे स्टोरी को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और मेरे एग्ज़ाम चल रही है, इसलिए मैं स्टोरीज लेट अपलोड कर रही हूँ। सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, कुछ दिन के लिए प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली डेली एपिसोड अपलोड करना शुरू कर दूँगी। ओके बाय। और स्टोरी सुन के एंजॉय कीजिए। थैंक यू। चैप्टर 201 शादी परफेक्ट फैमिली। सुबह का वक्त। रोज कैसल। आज शादी थी और रोज कैसल में थी। मही सबके साथ नीचे बैठी हुई थी। उसके साथ संध्या जी और अर्पिता बैठी हुई थी। इधर मृत्युंजय अपने स्टडी रूम में था और उसके साथ विवान और ऋतुजा भी थे। अक्षय और अभिषेक अपने अपने कमरे में थे। अक्षय अपने कमरे में परेशान था। उस कल सृष्टि का बिहेवियर कुछ अजीब लगा। वो थोड़ी उदास और परेशान नजर आ रही थी, लेकिन उसकी वजह क्या थी ये बात अक्षय को नहीं समझ आ रही थी। वो उसका फ़ोन लगाने का ट्राई कर रहा था लेकिन लग नहीं रहा था। इधर आदि और अन्नी नीचे स्टाफ के साथ मिलकर बाहर की तैयारियां देख रहे थे। निकिता भी थोड़ी देर बाद मही के पास आकर बैठ गई। ऋषि आदि के साथ था। उसके अंदर से कम 10-15 चक्कर तो लग ही चुके थे। दोपहर के वक्त मही सोफे पर बैठी हुई थी और बाकी सब भी वहीं बैठे थे। मही के सामने तरह तरह की डिश रखी थी, लेकिन इनमें से एक भी मही को पसंद नहीं आ रही थी। कई तरह की तो बिरयानी भी थी, लेकिन सब उसने खाकर देख लिया और खाते ही उसे वॉमिट हो गई। इसलिए सब थोड़े परेशान हो गए। डॉक्टर से बात करके भी कोई फायदा नहीं था। तभी मृत्युंजय बाहर से अंदर आया। अभी कुछ देर पहले ही वो घर से किसी काम से बाहर गया था। उसका अपना कोट हाथ पर टांगा हुआ था। उसने मही का चेहरा देखा तो वो उसके पास आया और उसके पास बैठते हुए बोला, क्या हुआ। तभी शालिनी जी ने कहा, कुछ नहीं, बस मही को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। उसे खाते ही वोमिट हो रही है। उनकी बात सुनकर मृत्युंजय ने मही को देखा, जिसका वाकई उतरा हुआ लग रहा था। तभी मृत्युंजय ने उससे कहा, क्या खाओगी तुम। इस पर मही ने न में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं खाना है। मही का पूरा मन खराब हो गया था, इसलिए अब उसे कुछ भी खाने का मन नहीं था। वो उठने लगी तो मृत्युंजय ने उसे वापस बैठाते हुए कहा, बैठो, मैं अभी आता हूँ। तो मही ने उसे देखा। मृत्युंजय अपना कोट सोफे पर रखकर और अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाते हुए किचन की तरफ चला गया। वही सब मृत्युंजय को आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मृत्युंजय किचन में क्या करने गया है। लगभग 15-20 मिनट बाद मृत्युंजय अपनी स्लीव्स नीचे करते हुए वापस आया और एक शेफ के हाथ में प्लेट थी जिसके एक डिश रखी हुई थी। मृत्युंजय मही के पास आकर बैठा। तभी वो प्लेट शेफ ने टेबल पर लाकर रख दी। मृत्युंजय उसे उठाकर मही को खिलाने लगा तो मही ने कहा, ये आपने बनाई है। तो मृत्युंजय ने हाँ में सिर हिला दिया। वही बाकी सब उसकी हाँ सुनकर हैरान रह गए। शालिनी जी ने निर्मल जी से कहा, मृत्युंजय ने खाना बनाना कब सीखा। तो निर्मल जी हैरानी से बोली, पता नहीं। इधर मृत्युंजय की बनाई डिश मही खा चुकी। फाइनली सबको राहत मिली कि मही ने खाना तो खाया। धीरे धीरे शाम का वक्त भी आ चुका था। सब अपने कमरे में रेडी होने चले गए। आदि और अन्नी ने एक ब्लैक और गोल्डन मिक्स शेरवानी पहनी थी और उनकी तरह ही शुभ ने भी पहनी थी। तीनों ने एक ही जैसी पसंद की थी। इधर अक्षय ने एक गोल्डन जड़ी हुई शेरवानी पहनी थी। उसके सिर पर गोल्डन ब्रॉच की पगड़ी थी, जिसे फिलहाल उसने पहना नहीं था बल्कि बेड पर रखा हुआ था। उसके गले में एक हार था जिसके एक तरफ ब्लू डायमंड लगा था। उसके बाल सेट थे और उसके हाथ में एक महंगी वॉच थी। दूसरी तरफ अभिषेक की मेहरूना शेड में शेरवानी थी जिसके एक तरफ शॉल थी। उसके गले में भी एक हार पड़ा था जिसका डायमंड मेहरूना था। उसके भी बाल सेट थे और एक हाथ में वॉच थी। उसकी क्लीन शेव और गोरा चेहरा, वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। विवान के कमरे में विवान ने एक ब्लू और वाइट मिक्स में एक शेरवानी पहनी हुई थी जिसके ऊपर एक कोट भी था। उसके सामने निकिता खड़ी थी जिसमें ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो आपके इयरिंग पहन रही थी। विवान ने उसके पास ड्रेसिंग टेबल पर रखी वॉच उठाए और उसे पहनने लगा। तभी निकिता ने उससे कहा, विवान ये इयरिंग मेरे कान में डाल देना। इस पर विवान ने हाँ में सिर हिला दिया और उसकी इयरिंग डालने लगा। निकिता के बाल नीचे से कल थे। उसके गले में एक ब्लू डायमंड का नेकलेस था जो काफी हैवी था। उसके ऊपर विवान का दिया मंगलसूत्र था। उसके एक हाथ में नीली रंग की चूड़ियां हैं और दूसरे हाथ में वॉच थी। उसके चेहरे पर एक परफेक्ट मेकअप था और होठों पर न्यूड लिपस्टिक थी। विवान ने उसका इयरिंग पहनाते हुए कहा, लो हो गया, अब चले। तो निकिता ने एक नज़र खुद को मिरर में देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल चलो। विवान मुस्कुरा दिया। वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। इधर ऋतुजा ने एक वाइट जोधपुरी सूट पहना था जिसमें एम्ब्रॉयडरी डिजाइन थी। उसके ब्लैक शूज शाइन कर रहे थे। उसके एक हाथ में वॉच थी और दूसरे हाथ में उसका फोन। उसने ऋषि को रेडी करके बाहर भेज दिया था और अब वो अर्पिता का इंतजार कर रहा था जिसने क्रीम कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो अभी भी मिरर के सामने खड़ी थी। ऋतुजा ने उसे देखते हुए कहा, अर्पिता चले। तो अर्पिता ने अपनी लिपस्टिक लगाते हुए कहा, बस 2 मिनट। पिछले 1 घंटे से वो 2 मिनट कह कहकर कुछ न कुछ करने लगती।
और ऋतुजा हमेशा की तरह अपना सिर हिलाते हुए रह जाता। कहा पूरी इंडिया की गवर्नमेंट को कंट्रोल करने वाला वो जो किसी इवेंट मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं रुकता था, वो अपनी बीबी के लिए पिछले 1 घंटे से रुका था। थोड़ी देर बाद अर्पिता उसके पास आकर बोली, हाँ अब चलो। तो ऋतुजा ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ कम से कम ये हम कमरे से बाहर तो चल रहे हैं। ऋतुजा की बात सुनकर अर्पिता ने उसे घूर कर देखा और कहा, क्या कहा? तो ऋतुजा ने कहा, हाँ मैं तो ये कह रहा था कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरा मन नहीं कर रहा है तुम्हें पार्टी में जाने देने का। इतना कहकर उसने उसे गले लगा लिया और फिर एक राहत की सांस ली, जैसे कह रहा हो कि बाल बाल बच गए। वही अर्पिता उससे बोली, तुम भी न चलो बाहर, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। तो ऋतुजा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर आ गया। 4th फ्लोर मृत्युंजय के कमरे में मृत्युंजय सोफे पर एक पैर के ऊपर पैर रख कर बैठा था। उसके 2 पीस शेरवानी पहनी हुई थी, वो लेवेंडर कलर की थी। उसके एक साइड डायमंड से शेर जैसी शेप उकेरी हुई थी। उसके एक हाथ में चमचमाती वॉच और दूसरे हाथ में मही की दिया हुआ ब्रेसलेट था, जिसे वो कभी नहीं उतारता था। उसके सामने उसका फ़ोन खुला था, जिस पर वो आज के सारे ईमेल चेक कर रहा था। तभी बाथरूम का डोर खुला और मही बाहर आई। उसने भी एक लेवेंडर कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो प्रिटेंड था, देखने में वो जितना खूबसूरत था पहने में भी उतना ही कंफर्टेबल था। उसके पास ज़्यादातर अब ऐसे ही कपड़े थे। मृत्युंजय ने उसे एक नज़र देखा, फिर वापस अपने फ़ोन में लग गया। तभी मही बाकी की चीज़ें पहनने लगी, मगर उसने अपने चेहरे पर कुछ नहीं किया सिवाय एक मॉइस्चराइजर के। उसने कुछ नहीं लगाया और हाथ में भी लेवेंडर स्टोन वाले कंगन पहने हुए थे। उसने अपने बाल खुले छोड़ दिए थे। उसके गले में सिर्फ 2 मंगलसूत्र पहने हुए थे और कानों में बड़े बड़े इयररिंग थे। कुल मिलाकर भी सिंपल ही तैयार हुई थी, उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया। तभी मृत्युंजय ने अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में रखा और फिर उठकर मही के पास आया। उसने मही का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो मही ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, मैं रेडी हूँ, अब चले। इस पर मृत्युंजय ने कहा, हम। वो उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले आया। इधर सबकी नज़र उन दोनों पर चली गई। सब मही को देखने लगे, जो सफ़ेद दूध की तरह चमक रही थी। एक तो वो पहले ही कम खूबसूरत नहीं थी, फिर उस पर आया प्रेगनेंसी ग्लो में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रही बात मृत्युंजय की, तो वो लफ्ज़ों का मोहताज नहीं था। यूं ही नहीं, लोग उसे बिना देखे भी उसके दीवाने थे। उसके शार्प लुक्स और उसका एक ताकतवर रुआब उसे सबसे बेहतरीन और सबसे अलग बनाता था। मृत्युंजय मही को लेकर नीचे आ गया। फिर उसके बाद सब गार्डन की तरफ आ गए, जहां मंडप सजे हुए थे। अभिषेक और अक्षय स्टेज पर बैठे हुए थे और तभी दूसरी तरफ से सृष्टि और शीतल आ रही थी। शीतल ने एक डार्क मेहरून कलर का लहंगा पहना हुआ था, जो हैवी भी था और खूबसूरत भी। उसके नीचे गोल्ड वायर से हुई डिज़ाइन थी। उसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत था। शीतल का चेहरा उस जालीदार दुपट्टे से ढका हुआ था। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। दूसरी तरफ सृष्टि ने एक गोल्डन कलर का जड़ा हुआ लहंगा पहना था। उसके लहंगा लाइट के पड़ते ही चमक रहा था। उसके हाथों में भी गोल्डन कलर की चूड़ियां पहनी हुई थी। उसका चेहरा भी जालीदार दुपट्टे से ढका हुआ था। वो अपने हाथों को आपस में मरोड़ रही थी। उसकी नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी। बाकी सभी घर वाले पीछे खड़े थे। सृष्टि की नर्वसनेस को देखते हुए अक्षय ने उसका हाथ पकड़ लिया और अभिषेक ने भी शीतल का हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद शीतल, अभिषेक और अक्षय सृष्टि सोफे पर बैठे हुए थे और सभी उन्हें गिफ्ट दे रहे थे। नेहुल भी वहां आ चुकी थी। उसने एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। उसने अनिकेत को एक नज़र देखा, फिर नज़र फेर ली और ये देखकर अनिकेत की आंखें बड़ी हो गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि नेहुल ने उससे आंखें फेरी हो। तभी उसके पास आदि और अन्नी आकर बोले, क्या हुआ, बुरा लग रहा है? तो अन्नी ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तभी आदि ने कहा, सामने देख, नेहुल दी किसी लड़के से बात कर रही है। अन्नी ने देखा, वो वाकई किसी लड़के से बात कर रही थी और दोनों साथ में बात करते हुए काफ़ी खुश लग रहे थे। वो अक्षय और नेहुल के फ्रेंड्स थे। तभी शुभ ने कहा, काफ़ी क्लॉज लग रहे हैं ना अन्नी? इस पर अनिकेत ने उसे देखा तो वो बोला, ओ सॉरी, आदि कहने वाला था, गलती से अन्नी निकल गया। वैसे अन्नी, एक बात तो माननी पड़ेगी, नेहुल दी है बहुत खूबसूरत। तो आदि बोला, और नहीं तो क्या, तुझे पता है अक्षय भाई बताते थे कि वो कॉलेज में बहुत मशहूर थी, कितने लड़के उनके पीछे पागल रहते थे, कईयों ने तो उन्हें प्रपोज भी किया है। तभी शुभ बोला, क्या सच में? तो आदि बोला, हाँ, देखना कैसे उनका पूरा ग्रुप नेहुल दी को देख रहा है। अन्नी के एक तरफ खड़ा आदि और दूसरी तरफ खड़ा शुभ सामने देखते हुए जानबूझकर अन्नी को उकसा रहे थे और अन्नी वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। अब उसे चिढ़ हो रही थी उन दोनों की बातों से भी और सामने के नज़ारे से भी। वो उन दोनों से बोला, चुप करो तुम दोनों, मुझे तुम्हारी बकवास बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर शुभ उसे देखकर बोला, अच्छा तो फिर यहाँ खड़ा क्यों है? तो अन्नी उन दोनों को देखकर वहां से चला गया। इधर नेहुल भी एक कॉल की वजह से साइड को आ गई। वो कॉल करके जैसे ही पलटी, अन्नी उसके सामने आ गया। नेहुल ने उसे अपनी एक आईब्रो उठाकर देखा। तभी अन्नी ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो नेहुल ने कहा, ठीक है, जल्दी कहो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे होंगे। उसकी बात सुनकर अन्नी ने गुस्से से कहा, मेरी मॉम ने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया है, या ये कहूँ कि तुमने खुद को ज़बरदस्ती पसंद करवाया है? इस पर नेहुल ने कहा, ओ अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया, खैर इन सब बातों को भूल जाओ, अब मैं तुमसे गिव अप करती हूँ।
इस पर अन्नी ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, क्या? तो नेहुल ने कहा, हाँ मैं समझ गई हूँ कि प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता, इसलिए अब मैं किसी और को ढूंढूंगी जो हैंडसम होगा, चार्मिंग होगा, जिसे खाना बनाना आता होगा। उसकी बातें सुनकर अन्नी ने अपने मन में सोचते हुए कहा, ये सब तो मैं भी हूँ। अब मैं उसी से शादी करूंगी, फिर अपना घर बनाऊंगी, बच्चे करूंगी। तो अन्नी चौंकते हुए बोला, बच्चे? नेहुल ने उसे देखते हुए कहा, हाँ बच्चे, अब शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, मैंने सोच किया है कि कम से कम 4 बच्चे तो होने ही चाहिए। अन्नी उसकी प्लानिंग सुनकर हैरान था, दिल के किसी कोने में इसका मलाल भी था कि इन सब में वो कहीं नहीं था। तभी नेहुल ने उससे कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए मैं चलती हूँ, आज यहाँ अपना हस्बैंड ढूंढ कर रहूंगी। तो अन्नी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी। इस पर नेहुल ने कहा, मैं तो जाऊंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई और अन्नी उसके पीछे पीछे आ गया। इधर अब शादी शुरू होने वाली थी। अक्षय, सृष्टि और अभिषेक शीतल अब मंडप के सामने बैठे थे और मही एक तरह खड़ी होकर उन सबको देख रही थी। तभी किसी ने उसकी कमर की हाथ रख दिया। मही ने उधर देखा, वो मृत्युंजय था। मही ने कहा, शिव मैं अभी ही आई हूँ। तो मृत्युंजय ने कहा, आई नो बीबी कि तुम अभी आए हो। मही ने उससे अपनी नज़रें चुरा ली। उसकी बातों में तंज उसने महसूस किया था। उसने उसे मासूम नज़रों से देखा तो मृत्युंजय उसका हाथ पकड़ उसे सोफे के पास बैठाकर बोला, यहाँ से भी सब देखेगा। तभी मही ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ बस हो गया ना, अब नहीं जाऊंगी। तो मृत्युंजय ने कहा, अब कहीं जाने भी नहीं दूंगा। मही ने एक गहरी सांस ली, फिर वो सामने शादी देखने लगी। तभी ऋषि उनके पास आ गया। उसके मही से कहा, चाची मैं आपकी गोद में बैठ जाऊं, मुझे भी शादी देखनी है। मही ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर वो उसे उठाने वाली थी। तभी मृत्युंजय ने उसे उठाकर अपने पास बैठाकर मही से कहा, तुम उसे नहीं उठा सकती। मही को भी याद आया कि वो प्रेग्नेंट थी। इधर ऋषि मृत्युंजय की गोद में आराम से बैठकर शादी देखने लगा। बीच बीच में वो मही से कुछ कह भी रहा था तो मही बड़े आराम से उसकी बातों का जवाब दे रही थी। जब निर्मल जी की नज़र उन तीनों पर पड़ी तो वो उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। परफेक्ट फैमिली उन तीनों को देखकर कोई भी यही कहता, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऋषि उनका बेटा नहीं था। इसी बीच निर्मल जी को याद आया कि अब तो 2 और आने वाले थे। उन्हें अपने ग्रैंड चाइल्ड का बहुत बेसब्री से इंतजार था। देखते ही देखते शादी भी हो चुकी थी। सिंदूर, मंगलसूत्र, शादी रस्में अच्छे से हो गई थी। शीतल और सृष्टि की आंखें कुछ गीली भी हो गई थी। यहाँ मीडिया भी आई थी और उन्होंने सबसे तस्वीरें तो रोज कैसल की लो थी, जो रात के अंधेरे में सूरज की तरह चमक रहा था। 202 बेबी शावर। रात का वक्त, विदाई और गृह प्रवेश हो चुका था। सब थक चुके थे, इसलिए सबने जल्दी ही अपने कमरे में चले गए। बाकी सारे रस्में अगले दिन होने वाली थी। अभिषेक के कमरे में अभिषेक और शीतल दोनों ही बालकनी में खड़े थे। शीतल ने अभिषेक के कंधे पर अपना सिर रखा हुआ था। उसने अपनी भरी ज्वेलरी उतार दी थी और दुपट्टा भी उतार दिया था। उसने एक तरफ अभिषेक को इशारा करते हुए कहा, अभिषेक तुमने यही मुझे प्रपोज किया था। उसकी बात सुनकर अभिषेक ने कहा, तुम्हें याद है? इस पर शीतल ने उसे देखते हुए कहा, हाँ तो तुम्हें क्या लगा मैं भूल जाऊंगी? तो अभिषेक ने उसे अपने सामने खड़े करते हुए कहा, जैसे तुम मुझे रिजेक्ट करके गई थी उस हिसाब से तो मुझे यही लगना चाहिए। इस पर शीतल ने कहा, मैं डर गई थी, ऐसे अचानक से तुमने मुझे प्रपोज किया और वो भी शादी के लिए। फिर माँ के बारे में सोचकर मुझे डर लग रहा था, इसलिए तुम्हें न कहा था। तभी अभिषेक ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, हाँ मगर अब सब ठीक है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही ठीक है। तो शीतल हंसने लगी। तभी अभिषेक ने कहा, शीतल। इस पर शीतल ने उसे देखा। तभी अभिषेक उसके चेहरे के नज़दीक जाने लगा तो शीतल की मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। उसके चेहरे पर नर्वसनेस के साथ बेचैनी भी थी। अभिषेक ने बस कुछ ही पल में सारे फासले खत्म कर दिए और उसके होठों को थाम लिया। शीतल ने भी उसके गले में हाथ डाल दिए। अक्षय के कमरे में सृष्टि बेड पर बैठी हुई थी और अक्षय उसके सामने बैठा हुआ था। आज वो सब कुछ क्लियर करने के लिए यहाँ बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सृष्टि को अचानक हुआ क्या है। वही सृष्टि नर्वस थी। अक्षय ने उसे एक गिफ्ट देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। तो सृष्टि ने उसे एक तरफ रख दिया तो अक्षय ने कहा, खोलकर नहीं देखोगी? तो सृष्टि ने हाँ में सिर हिला दिया और उसे खोलने लगी। उसमें एक पेन था जिसे देखकर सृष्टि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अक्षय ने उससे कहा, पसंद आया? तो सृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है। तभी अक्षय ने कहा, अच्छा चलो अब बताओ तुम इतने दिनों से उदास क्यों हो? इस पर सृष्टि ने कहा, मैं नहीं तो मैं कहाँ उदास हूँ। तो अक्षय ने कहा, सृष्टि मुझे पता है कि तुम उदास हो, कोई बात है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो। देखो अगर तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें कौन सी बात नहीं पसंद है। मुझे बताओ, हम मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने उसे अपने दिल की सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर अक्षय पहले तो उसे देखने लगा, फिर उसकी हंसी छूट गई। सृष्टि उसे अजीब नज़रों से देखने लगी। उसने ऐसी कोई बात नहीं कही थी जिससे अक्षय को हंसी आए, फिर भला वो क्यों हंस रहा था? अक्षय ने अपनी हंसी को काबू करते हुए कहा, सॉरी मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया। सृष्टि, नेहुल सिर्फ मेरी दोस्त है, हम लोग
बहुत टाइम से एक साथ है, बस इसलिए हमारे बीच बहुत अच्छी दोस्ती है। तुम ये समझ लो कि वो मेरे लिए मेरी बहन की तरह है, इससे ज़्यादा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इनफैक्ट कॉलेज टाइम में उसने मुझे राखी तक बांधी है और तुम इस बात से परेशान थी, मुझे बता दिया होता तो मैं कब का तुम्हारी सारी कन्फ्यूज़न को दूर कर चुका होता। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने शर्मिंदगी से कहा, आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझ लिया। तो अक्षय ने कहा, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, खैर तुम भी थक गई होगी, जाकर अपने कपड़े बदल लो। इस पर सृष्टि अपना सिर हिलाकर उठकर चली गई। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके आई तो अक्षय चेंज कर चुका था। उसने मुस्कुराकर सृष्टि को देखा और कहा, हम एक बेड पर तो सो सकते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस पर सृष्टि ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अक्षय ने अपना सिर हिला दिया। वो दोनों ही बेड की तरफ आ गए और अपनी अपनी तरफ लेट गए। कुछ देर बाद अक्षय ने सृष्टि को देखा और कहा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? तो सृष्टि ने न में सिर हिला दिया। इस वक्त वो एक मासूम सी बच्ची की तरह लग रही थी। तो अक्षय ने कहा, कुछ और करोगी? तो सृष्टि ने कहा, इतनी रात को हम क्या कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर अक्षय ने उठकर कहा, हम टीवी देख सकते हैं। इतना कहकर उसने टीवी ऑन कर दिया। तो सृष्टि ने कहा, अक्षय आपको तो नींद आ रही होगी ना? तो अक्षय ने कहा, नहीं, मेरी आदत है देर तक सोने की। इस पर सृष्टि उसकी बात मानकर टीवी देखने लगी। दोनों ही टीवी देखने में बिजी हो गए। लगभग 1-2 घंटे के बाद अक्षय को अपने कंधे पर कुछ भार महसूस हुआ। उसने देखा सृष्टि उसके कंधे पर अपना सिर रखकर सो चुकी थी। तो अक्षय मुस्कुरा दिया। उसने टीवी ऑफ कर दी और लाइट भी ऑफ कर दी और फिर ऐसे ही उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। फिर खुद भी उसने अपनी आंखें बंद कर ली। 4th फ्लोर, मृत्युंजय बालकनी में रॉकी से बात कर रहा था। अगर उनसे काम नहीं होता तो उन्हें मना कर दो, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह, उस जेट के सारे पार्ट दोबारा से बनाए जाएंगे, इसके बदले जो वो चाहते हैं उन्हें दे दो, लेकिन ये काम जल्दी होना चाहिए। कहते हुए वो अंदर की तरफ आया। तभी उसकी नज़र अपनी मासूम सी बीबी पर पड़ी जो उसे भरपूर परेशान करने के बाद थक कर सो चुकी थी। मही ने अपने कपड़े बदल लिए थे। उसने एक येलो टी शर्ट और उसी कलर का पायजामा पहना हुआ था। उसका पेट ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। रूही के पैरों में उसके स्लीपर अभी भी थे और उसके आसपास लैपटॉप और हेडफोन भी रखे थे। मृत्युंजय उसके पास आया और उसके स्लीपर निकालने लगा। फिर उसे ब्लैंकेट कवर करते हुए बोला, कुछ महीनों के लिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो सारी डील मुंबई में होंगी, उन्हें यही बुलाओ और अगर मना करते हैं तो डील कैंसिल कर दो। उधर से रॉकी ने ओके कह दिया। मृत्युंजय ने अपने कान से ब्लूटूथ निकाला, फिर अपना लैपटॉप और हेडफोन उठाकर दूसरी तरफ रख दिए। फिर अपनी शर्ट निकालकर वो खुद भी मही को बाहों में भर कर लेट गया। उसने उसके फॉरहेड पर किस किया, फिर एक नज़र उसके पेट की तरफ देखा, फिर मही को अपनी तरफ खींच लिया। उसने उसके फॉरहेड पर किस किया। तभी मही ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। मृत्युंजय ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर उसका सिर सहलाते उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे में पहले से ही एक ब्लू लाइट जल रही थी। ऐसे ही ये रात भी बीत गई। अगले दिन सारी रस्में हुई थी। उन चारों ने मिलकर रस्में अच्छे से पूरी की थी। वक्त रफ्तार से बीत रहा था। सब आने वाले बच्चों के लिए एक्साइटेड थे। शीतल और सृष्टि की एक्साइटमेंट पीक पर थी। सभी मही का ख्याल रखते थे, लेकिन दिन बढ़ने के साथ मही के आसपास बहुत चेंजेस हो गए थे। वो अब अपने कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई थी। हालांकि मही नहीं चाहती थी, लेकिन मृत्युंजय के आगे उसकी चली ही कब। अब वो हॉस्पिटल नहीं जाती थी। डॉक्टर रोज खुद ही रोज कैसल आती थी। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ था कि उन्हें रोज कैसल रुकना पड़ा था, क्योंकि मही को कभी दर्द होता या छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम होती तो मृत्युंजय उन्हें जाने नहीं देता था। उसे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। डॉक्टर रोज एक बार में ही उसकी बात मान जाती थी, क्योंकि वो उनसे पूछता नहीं था बल्कि ऑर्डर देता था और उन्हें ऑर्डर मानने पड़ते थे। मही का अब वेट भी पहले से ज़्यादा बढ़ गया था। साथ ही मृत्युंजय ने भी अब देर से आना लगभग बंद ही कर दिया था। वह अब ऑफिस भी कम ही जाता था। एक सुबह गार्डन में चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। लगभग सुबह 6 बजे का वक्त था। शिव, मुझे अब नहीं करना, मैं थक चुकी हूँ, मही ने गुस्से और चीड़ से मृत्युंजय से कहा, जो उसे जबरदस्ती उठाकर सिटअप करा रहा था। मृत्युंजय के दोनों हाथ में मही के हाथ थे और मही के माथे पर पसीने की बूंदें थी। डॉक्टर रोज भी वहाँ थी। वो बोली, मिसेज मीरानी, अभी आपने 2-4 सेटअप की है, कम से कम आपको 5 मिनट तो करना ही पड़ेगा। तो मही ने न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं थक चुकी हूँ। तो ओज कुछ कहती तो मृत्युंजय ने अपनी नीली सर्द नज़रों से उन्हें देखा और कहा, बस हो गया। ओज तो बेबसी से देखती रह गई। मही ने मुश्किल से 3 या 4 ही सीटअप लगाई थी। उसे अभी गार्डन में आए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे और मृत्युंजय ने उसका जरा सा पसीना देखकर उसकी बात मान ली। ओज को तो कभी कभी समझ नहीं आता कि मही की डिलीवरी कैसे हैंडल करेगी। मृत्युंजय ने मही को एक चेयर पर बैठाया, फिर एक टॉवल से खुद ही उसका पसीना साफ किया। इधर मही पानी पी रही थी। उसने एक ढीली टी शर्ट पहनी हुई थी जो कि मृत्युंजय की थी, जो मही के घुटनों से कुछ ही ऊपर तक आती थी। आज कम से कम 2-3 बाद वो गार्डन में योगा के लिए आई थी, लेकिन आज भी उसने बस थोड़ी सी वॉक की और 2-3 सिटअप। मही को अब 7वां महीना लग चुका था, इसलिए उसका बेबी बम्प अब बहुत दिखता था। इस वक्त मही को आलस भी बहुत आता था, इसलिए वो सुबह कभी जल्दी नहीं उठती थी और अगर उठा भी दिया जाए तो वो दोबारा सो जाती थी और फिर उठती अपने टाइम पर ही थी।
मृत्युंजय मही को लेकर घर के अंदर आ गया। आज उसका बेबी शावर था, इसलिए पूरा रोज कैसल डेकोरेट था। सुबह को ट्रेडिशन तरीके से और रात को वो लोग अपने तरीके से इसे सेलिब्रेट करने वाले थे। सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी, बस थोड़ी बहुत बची थी जो अब होने वाली थी। रानी खेत से सब पहले ही आ चुके थे, हाँ, मगर कोलकाता से कोई नहीं आया था क्योंकि इस वक्त वहाँ वंदू की शादी थी और दादा मोशाई को एक जरूरी काम पड़ गया था। रोज कैसल में अब सबके उठने का वक्त भी हो गया था। इधर मृत्युंजय भी मही को कमरे में लेकर आया तो मही बेड पर लेट गई। मृत्युंजय ने उससे कहा, सोना नहीं बीबी? तो मही ने कहा, हाँ बस लेट जाऊं। इस पर मृत्युंजय ने अपनी फ़ोन में देखते हुए कहा, बात एक ही है। तो मही ने उसे घूर कर देखा, फिर बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद वो बात लेकर वापस आई। उसने एक पर्पल कलर का गोल घेरदार सूट और नीचे लहंगा पहना हुआ था। वो जब बाहर आई तब तक मृत्युंजय रेडी हो चुका थे। उसने एक पर्पल कलर का कुर्ता पायजामा और उसके ऊपर एक कोट पहना हुआ था। मही ने मृत्युंजय को आवाज़ दी तो मृत्युंजय ने मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मिरर के सामने बैठा दिया। मही ने कहा, शिव आप मुझे ये पायल पहना दीजिए। तो मृत्युंजय ने चुपचाप उन पायल को वहीं रख दिया। तो मही ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? इस पर मृत्युंजय ने एक दूसरा बॉक्स निकालते हुए कहा, वो हैवी फिर कभी पहन लेना। और फिर उस बॉक्स को खोलकर उसमें पतली सी चैन वाली पायल निकाली जिसमें मोर बना हुआ था। उसकी पूरी डिज़ाइन ऐसी ही थी। मही उसे देखने लगी, वो पतली जरूर थी मगर थी बहुत खूबसूरत। मृत्युंजय ने वही मही के पैरों में पहना दी, फिर चूड़ियाँ उठाकर उसे पहना दी और ऐसे ही ड्रेसिंग टेबल पर रखा सारा कुछ जो भी उसे पहनना था सब कुछ पहना दिया। मृत्युंजय अगर मही के साथ होता था तो वो उससे जुड़े सारे काम खुद ही करता था। मही और उसके बीच उसे कभी किसी तीसरे का आना मंजूर नहीं था। वैसे भी वो जैसे मही का ख्याल रखता था, हर छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखता था, वैसे सब लोग मिलकर भी नहीं रख पाते थे। उसकी हर चीज़ पर ध्यान देना अब तो मृत्युंजय की आदतों में शुमार हो चुका था और उसकी इस आदत की वजह से मही लापरवाह हो चुकी थी। मही तैयार हो गई। इधर बाहर बाकी सब भी तैयार हो चुके थे। अभिषेक के कमरे में, अभिषेक चलो उठ जाओ, आज मही की गोद भराई है। अभिषेक की बाहों में फंसी कहीं कहीं पर भीगी शीतल ने अभिषेक से कहा तो अभिषेक ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो शीतल ने कहा, मैं तो कैसे तुमसे कह रही थी लेकिन एक तुम ही थे जो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। अब मुझे छोड़ो और रेडी होने दो। इस पर अभिषेक ने उसे छोड़ दिया और शीतल रेडी होने चली गई। इधर सृष्टि और अक्षय एक साथ नीचे हाल में आ रहे थे। निकिता ने उन दोनों को देखकर कहा, मैं तुम दोनों को बुलाने ही आ रही थी, अच्छा किया तुम आ गए। तो अक्षय ने कहा, क्या हुआ भाभी, कोई काम है? इस पर निकिता ने कहा, तुमसे नहीं सृष्टि से काम है, सृष्टि चलो मेरे साथ। तो अक्षय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे पर क्या काम है? निकिता ने उसे अपनी छोटी आंखों से घूरा। वही सृष्टि उसे हैरानी से देख रही थी। वो अक्षय से बोली, क्या कर रहे हो अक्षय, जाने दो मुझे। तभी निकिता ने उसका सृष्टि का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, तुम्हारी बीबी अब तुम्हें रात को मिलेगी। इधर अक्षय ने तो देखता ही रह गया, फिर वो सोफे पर जेकर बैठ गया। 203 चलो मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ कमरे में जाने के लिए। रोज कैसल। सभी के बीच घिरी मही के होठों पर एक लंबी मुस्कुराहट थी, उसका चेहरा चमक रहा था, वो पहले से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। आदि ने इस बीच न जाने कितनी ही पिक्चर निकाल ली थी। तभी दादाजी ने कुछ पेपर मही को देते हुए कहा, ये तुम्हारे बच्चों के लिए। इन पेपर को देखकर देवराज जी ने कहा, ये पेपर कौन से है पापा? तो दादाजी ने कहा, रानी खेत के हाईवे वाली जमीन और उत्तराखंड के कलश होटल के पेपर है, वो दोनों मैंने मृत्युंजय के बच्चों के नाम कर दिए हैं। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं ये दोनों चीज़ें अपने पहले परपोते या परपोती को दूंगा। उनकी बात सुनकर पद्मा के होश उड़ गए। हाईवे पर जो जमीन थी उसकी कीमत आज के वक्त लगभग 100 करोड़ थी और कलश उत्तराखंड के बड़े होटल में शुमार था जिसका नाम सभी ने सुना था। उसका एक दिन का टर्नओवर करोड़ों में जाता था। उन्हें दादाजी की दिया तोहफा बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो शांत बैठी थी। थोड़ी देर बाद वहां 2 गार्ड आए। उनके हाथ में कुछ था जो काफ़ी बड़ा था और उस पर एक लाल कपड़ा पड़ा था जिससे वो चीज़ पूरी तरह कवर हो रही थी। किसी को समझ नहीं आया कि वो आखिर है क्या। वो दोनों गार्ड उसे रख कर चले गए, सबकी नज़रें वही टिकी थी। तभी मृत्युंजय ने आकर उस पर वो लाल कपड़ा हटा दिया। सामने देखकर सबकी आंखें हैरानी से खुल गई क्योंकि वो क्रेडल था जो काफ़ी बड़ा था, जिस पर 2 या 4 बच्चे आराम से सो सकते थे और वो पूरा प्रिंसेस स्टाइल में बना था और उसे घुमाने की ज़रूरत नहीं थी। वो धीरे धीरे खुद ही रोटेट हो रहा था और उसके चारों तरफ पर्दे भी पड़े थे। ऊपर की तरफ कुछ टॉयज थे जो एक पतली रेशम जैसी डोर के जरिए नीचे लटक रहे थे। उसका कलर भी पिंक और वाइट था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्रिंसेस के लिए क्रेडल तैयार किया गया हो और वाकई उसे देखकर सबके मन में पहला ख्याल यही आया था। किसी को लगा नहीं था कि मृत्युंजय ऐसा कुछ लेकर आएगा क्योंकि उसे इन मामलों की इतनी खबर कहाँ होती थी और मृत्युंजय कभी अपनी फीलिंग्स भी किसी के सामने जाहिर नहीं करता था। हाँ, मगर उसके एक्शन उसकी फीलिंग्स साफ जाहिर करते थे। जैसे अभी एक क्रेडल लाकर उसने ये साबित कर दिया था कि सबकी तरह उसे भी अपनी प्रिंसेस का बेसब्री से इंतजार था। उस क्रेडल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉयज रखे हुए थे और पिलो भी काफ़ी क्यूट और प्यारे नजर आ रहे थे। अंदर सारी चीज़ें पिंक और वाइट कलर की थी।
मही तो उसे देखकर हैरान ही रह गई और मही की तरह बाकी सब भी हैरान रह गए। मृत्युंजय ने मही को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें यही चाहिए था? तो मही ने हैरानी से ही कहा, हाँ लेकिन ये बहुत खूबसूरत है, मैंने जो देखे थे वो भी ऐसे नहीं थे। हाँ ऐसा क्रैडल दूसरा होगा ही नहीं क्योंकि ये मृत्युंजय की डिमांड पर बनाया गया था, सिर्फ उसके बच्चों के लिए। सृष्टि ने अक्षय से कहा, ये कितना खूबसूरत है अक्षय। तो अक्षय ने मुस्कुराकर कहा, मृत्युंजय भाई की पसंद हमेशा हटकर होती है। शालिनी जी बोली, ये बहुत अच्छा किया मृत्युंजय, हम बच्चे के लिए क्रैडल तो भूल ही गए थे। तभी निर्मल ने कहा, मृत्युंजय मैंने तुमसे कल कहा था कि तुम्हें मही की नज़र उतारनी है, तो उसका इंतजाम तुमने किया कि नहीं? इस पर मृत्युंजय ने हाँ मैं सिर हिला दिया। तभी वहां खड़े रोकी ने मृत्युंजय को लाल नोटों की काफ़ी मोटी गड्डी दे दी, जिसे मही के चारों तरफ घुमाते हुए मृत्युंजय ने निर्मल जी के हाथ में रख दी और कहा, जिसे देना चाहती है दे दीजिए। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर राजेंद्र जी ने शरारत से कहा, मृत्युंजय बस इतना ही? तो मृत्युंजय ने कहा, तो क्या चाहते हैं चाचू? इस पर राजेंद्र जी ने कहा, कुछ हटकर करो जैसे हमेशा करते हो। देवराज जी ने कहा, हाँ राजेंद्र कह तो सही रहा है। तो मृत्युंजय ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सबको देखा, फिर रॉकी को कुछ इशारा किया तो रॉकी ने अपना सिर हिला दिया। तभी ऊपर न जाने कहाँ से सोने के सिक्के नीचे जमीन पर गिरने लगे। जब सबकी नज़र जमीन पर पड़ी तो सबकी आंखें बड़ी हो गई। हाँ उन्होंने कहा था मगर उन्हें नहीं लगा था कि वो पहले से तैयार बैठा होगा। वहां मही के आसपास सोने के सिक्के जमीन पर बिछ हुए और वो इतने थे कि फ्लो नजर नहीं आ रहा था। सबके चेहरे हैरानी के साथ मुस्कुराहट भी थी सिवाय पद्मा जी के, वो तो हैरान थी भला इतना कौन करता था। शीतल ने अभिषेक से कहा, मृत्युंजय सर इतना दिमाग लाते कहाँ से? तो अभिषेक ने कहा, भाई एक एरोस्पेस इंजीनियर है, जाहिर सी बात है दिमाग की कमी नहीं है उनमें, एंड बाय द वे ये मुझे पहले से पता था। इस पर शीतल ने उसे घूरते हुए कहा, और तुमने मुझे नहीं बताया, तुम तो चलो कमरे में। उसकी बात सुनकर अभिषेक ने कहा, चलो मैं तो कब से तैयार बैठा हूं कमरे में जाने के लिए। इस पर शीतल ने उसे हैरानी से देखा, उसका चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, बेशर्म। फिर दूसरी तरफ जाने लगी तो अभिषेक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर एक कदम भी बढ़ाया तो अभी कमरे में ले जाऊंगा, फिर देखता हूं कितनी दूर भागती हो। उसकी धमकी पर शीतल जमी खड़ी रह गई। इन सब के बाद छोटी सी पूजा हुई थी जिसमें मृत्युंजय और मही दोनों ही बैठे थे। क्रैडल को मृत्युंजय के कमरे में पहुंचा दिया गया था। पूजा के दौरान मही काफी थक गई थी, इसलिए मृत्युंजय मही को कमरे में ले गया। मही ने कमर में आते ही मृत्युंजय से कहा, शिव अगर लड़का हुआ तो वो उस क्रैडल में थोड़े ही लेटेगा। इस पर मृत्युंजय ने कहा, ठीक है मैं एक और ले आऊंगा। उसने मही को बेड पर आकर बैठाया। तभी मही कुछ और कहने को हुई तो मृत्युंजय ने उसके होठों पर उंगली रख दी, शुश आराम करो। तो मही ने चीढ़कर कहा, आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? इस पर मृत्युंजय ने धीमी आवाज में उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, बाद में सब सुनूंगा। इतना कहकर उसने मही के ऊपर ब्लैकेट डाल दिया और उसके आंखों पर अपना हाथ रख दिया। थोड़ी ही देर लगी थी कि मही सो चुकी थी, तभी वहां दोनों नस आ गई। उन नस के आते ही मृत्युंजय ने अपनी सर्द होती आवाज में कहा, ख्याल रखना। उसके आवाज की नरमी सिर्फ मही से बात करते हुए ही रहती थी और ये वहां सभी ऑब्जर्व कर चुके थे। वो मही को एक नज़र देखकर वहां से चला गया। इधर वो दोनों नस सोफे पर बैठ गई। जब तक मही सो रही थी तब तक उन्हें यही रुकना था, जाना तो दूर की बात थी वो मही से अपनी नज़रें भी नहीं हटा सकती थी, क्योंकि अगर उनके रहते गलती से भी मही ने नीचे कदम रखा तो भी आई कहीं कदम रखने लायक नहीं बचेंगी। इधर निर्मल, शालिनी जी को छोड़कर बाकी सब अपने कमरे में जा चुके थे। पद्मा जी ने अशोक जी से कहा, वो बच्चे अभी आए नहीं हैं और करोड़ों के मालिक बन चुके हैं, आपको नहीं लगता कि छोटे पापा ने ये कुछ ज़्यादा कर दिया? उसमें हमारा। तो अशोक जी ने कहा, उसमें हमारा हिस्सा नहीं था पद्मा, वो छोटे पापा की अपनी प्रॉपर्टी है जो उन्होंने मृत्युंजय के लिए ही ली थी, लेकिन मृत्युंजय ने उसे लेने से मना कर दिया था, तब उन्होंने उसे मृत्युंजय के बच्चों के नाम कर दिया। उनकी बात सुनकर पद्मा जी गुस्से का घूंट पीकर रह गई। अक्षय के कमरे में सृष्टि अंदर आकर बोली, अक्षय वो। तभी उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि अक्षय शर्टलेस सोफे पर बैठा था। सृष्टि का चेहरा कुछ लाल हो गया। उसे आज सुबह की बात याद आ गई जब बिना सोचे समझे बाथरूम में चली गई थी और उस वक्त अक्षय बाथरूम में ही था। सृष्टि ने अपना सिर झटका। वो अक्षय के पास आकर बोली, अक्षय मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो अक्षय जी सोफे पर बैठे अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। वो बोला, हम बोलो। तभी सृष्टि उसके पास आई। वो कुछ बोलने को हुई तो उसका पैर टेबल पर लग गया। सस सस सस। सृष्टि की सिसकी भरी आवाज़ सुनकर अक्षय ने उसे देखा और खड़े होकर कहा, क्या हुआ? तो सृष्टि ने कहा, कुछ नहीं, बस टेबल पर पैर लग गया और आप इसे छोड़िए। तो अक्षय ने कहा, ऐसे कैसे छोड़िए, मुझे दिखाओ। इस पर सृष्टि ने कहा, अरे नहीं रहने दे, मैं ठीक हूँ। अक्षय ने अब कुछ कहा नहीं बल्कि सीधा उसे अपनी बाहों में उठा लिया। सृष्टि ने उसे हैरानी से देखा और कहा, अक्षय ये क्या कर रहे हैं आप? तो अक्षय ने कहा, तुम अगर पहले मेरी बात मान जाती तो मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता।
इतना कहकर उसने उसे बेड पर बैठाया, फिर उसके पैर को देखने लगा। वो बोला, एक बात बताओ, तुम्हारी आदत है क्या खुद को चोट पहुंचाने की? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा, मुझे लगता है तुम्हारी आंखों का चेकअप कराना पड़ेगा। सृष्टि उसे घूरने लगी। उसने पिलो को उठाया और उससे अक्षय को मारते हुए बोली, आपको क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता? तो अक्षय ने उसके हाथ रोकते हुए कहा, यार शर्म करो, अपने पति को मार रही हो। इस पर सृष्टि ने कहा, तो पति भी कुछ शर्म कर ले, अपनी बीबी को अंधा कौन कहता है? तो अक्षय ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम अंधी हो, मैं तो ये कह रहा था कि तुम थोड़ी सी अंधी हो। इतना कहकर अक्षय हंसने लगा तो वही सृष्टि ने चीढ़कर उसे फिर से मारना शुरू कर दिया। अक्षय ने बचने के लिए दूसरी पिलो उठा ली। उन दोनों पिलो फाइट शुरू हो गई और वो बढ़ती ही जा रही थी। शाम का वक्त, मृत्युंजय के कमरे में मही की आंख अब धीरे धीरे खुलने लगी थी। उसने अंगड़ाई लेकर इधर उधर नजरें घुमाई, तभी उसकी नज़र बेड पर दूसरी तरफ बैठे मृत्युंजय पर गई। मृत्युंजय लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था। मही के उठते ही मृत्युंजय ने उससे कहा, उठ जाओ बीबी, बहुत टाइम हो गया। तो मही ने कहा, हम। फिर मृत्युंजय ने उसे उठाया, फिर उसके सामने फ्रूट्स की प्लेट रख दी। तो मही ने उसे देखते हुए कहा, न, मैं सिर हिलाते हुए कहा, इसे मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं है, मुझे पेस्ट्री खानी है। तो मृत्युंजय ने कहा, पहले इसे फिनिश करो। तो मही ने इस प्लेट को दूसरी तरफ टेबल पर रखते हुए कहा, ये बहुत ज़्यादा है, पहले मैं पेस्ट्री खाऊंगी फिर फ्रूट्स। इस पर मृत्युंजय ने हाँ मैं सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद एक स्टाफ पेस्ट्री ले आए। पेस्ट्री खाकर मही को मृत्युंजय ने जबरदस्ती सारे फ्रूट्स खिलाए थे। फिर वो नीचे उतरने लगी तो उसने झुकने की कोशिश की, तो मृत्युंजय ने उसे रोकते हुए सख्ती से कहा, मैंने मना किया है न बीबी। तो मही ने कहा, सॉरी। मृत्युंजय ने खुद ही उसकी स्लाइडर उसे दे दी। मही फिर उसका हाथ पकड़कर खड़ी होकर बोली, गार्डन में जाना है। तो मृत्युंजय उसे वही ले जाने लगा। थोड़ी देर बाद मही, निकिता, शीतल सब एक साथ गार्डन में बैठी थी। मही शीतल के साथ अपनी डिज़ाइन देख रही थी। शीतल ने उन डिज़ाइन को देखते हुए कहा, ये परफेक्ट है मही। तो मही ने जूस पीते हुए कहा, कुछ कमी लग रही है। इधर निकिता जो मही के लिए फ्रूट्स काट रही थी, वो भी उन डिज़ाइन को देख रही थी। तो शीतल ने उसे देखते हुए कहा, क्या? इस पर मही ने कहा, अभी बताती हूँ। उसने उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया तो उसे देखकर शीतल के कहा, मम। तभी सृष्टि भी वहां आ गई। उसे देखकर मही ने चेयर पर रखी फाइल्स को हटाकर कहा, बैठो। तभी सृष्टि वहां बैठकर बोली, भाभी माँ ये देखिए, आपको ये बुक चाहिए थी। इस पर मही ने उसे देखते हुए कहा, अरे हाँ, अक्षय ने कहा था कि वो ले आएगा। तो सृष्टि ने कहा, मम, मैंने सुन लिया था इसलिए मैं ले आए। तभी मही ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। तभी मही ने शीतल से कहा, मैंने तुमसे कुछ मंगाया था, तुम लेकर आए? तो शीतल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ लेकर आई हूं ना। ये कहकर उसने कुछ बॉक्स निकाले। मही उन बॉक्स को खोलकर देखा, उसमें ब्रेसलेट थे जो एक क्लासिक लुक दे रहा था। उसके बीच में रोज बना हुआ था। निकिता ने कहा, ये क्या है भाभी? तो मही ने उसे देखा, फिर एक ब्रेसलेट निकालकर उसके हाथ में डालते हुए बोला, ये मैंने स्पेशली हम सब ले लिए बनाया है, ऐसी डिज़ाइन किसी और के पास नहीं होगी सिवाय हम चारों के अलावा। फिर शीतल ने दूसरा ब्रेसलेट सृष्टि के हाथ में पहना दिया। सृष्टि ने भी उसे पहना दिया। मही के हाथ में निकिता ने पहना दिया था। सृष्टि ने कहा, ये बहुत खूबसूरत है, पहले मुझे लगा था कि बड़े भैया है, यूनिक चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन अब पता चला कि आप दोनों की ही आदत एक जैसी है। उसकी बात सुनकर वहां सभी हंसने लगी। इधर एक कॉटेज में विदुर सोफे के हेड रेस्ट पर अपना सिर टिकाए आंखें बंद किए बैठा था। तभी एक गार्ड वहां आया तो विदुर ने कहा, अब क्यों आए हो? तो उस गार्ड ने कहा, बॉस हमारी फैक्ट्री को सील कर दिया है, लोगों को पता चल गया कि वहां इल्लीगल काम होता है। इस पर विदुर ने गहरी सांस ली और उसे बाहर जाने का इशारा कर दिया। विदुर ने अपनी आंखें खोलकर सीलिंग को देखा। उसे अंदाजा था कि ये सब किसने किया है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। पहले उसने सोचा कि वो फिर से मृत्युंजय के खिलाफ कुछ करेगा, लेकिन धीरे धीरे मृत्युंजय ने उसका सब कुछ छीन लिया, जिसमें ऋतुजा ने उसका पूरा साथ दिया था। और अब विदुर अपनी बर्बादी के कगार पर था। अपनी जिंदगी भर में उसके कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, उस जिंदगी भर की मेहनत को मृत्युंजय ने सिर्फ कुछ महीनों में धूल में मिला दिया था। रोज कैसल। मृत्युंजय और विवान दोनों स्टडी रूम में थे। विवान ने मृत्युंजय को कुछ पेपर देते हुए कहा, यह आखिरी बार होगा, इसके बाद विदुर के पास कुछ नहीं बचेगा। मृत्युंजय ने वो पेपर उससे ले लिया। तभी विवान ने कहा, क्या तुम उसे छोड़ दोगे? इस पर मृत्युंजय ने उन पेपर को देखते हुए कहा, मुझे रिश्क को पालने की आदत नहीं है, वो रहेगा तो बार बार मेरे रास्ते आएगा। तो विवान ने कहा, लेकिन वो ऋतु भाई का बाप है। इस पर मृत्युंजय ने उसे देखा और गहरी आवाज में कहा, और तुम्हें लगता है मुझे इस बात से जरा भी फर्क पड़ता है? तो विवान ने न में सिर हिला दिया। थैंक यू सो मच आप, और मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी, रेगुलर चेकअप करा रही हूँ, बस ये दर्द जल्द खत्म हो जाए। 204 mm की हकीकत, जिंदा जलना, मही का गुस्सा। रात का वक्त। मृत्युंजय कुछ वक्त के लिए बाहर गया था और मही हॉल में बैठी थी। आदि बाहर से अंदर आया और वो मही के पास जाकर बोला, भाभी माँ, मेरी लिटिल चैम्प्स कैसे है? इस पर मही ने उसे देखा और कहा, आ गए तुम? आदि उसके पास आकर सोफे पर बैठ गया और बोला, भाभी माँ, मैं देखो मैं ये लेकर आया हूँ।
मही ने देखा वो इमली थी और बहुत ज़्यादा थी। मही ने उसे हैरानी से देखा और कहा, इतनी सारी कहाँ से ले आए? तो आदि ने अपने कॉलर उठाकर कहा, भाभी माँ आप आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। तभी कोई उसके पीछे से आकर बोला, ओ तो चोरी चुपके ये कांड किया जा रहा है। आदि जल्दी से खड़ा हो गया। वो शीतल को देखकर बोला, भाभी प्लीज़ किसी से मत कहना वरना मृत्युंजय भाई मेरा घर से निकलना बंद कर देंगे। तो शीतल ने हंसते हुए कहा, हाँ तो तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। तभी मही ने आदि से कहा, तुम ये इमली मुझे दो और फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई से तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी मेरी। तो आदि उसके पास आकर बोला, सच्ची? इस पर मही ने उसके बालों की बिगाड़ते हुए कहा, मुच्ची। तो आदि आराम से शान में आकर बैठ गया। तभी निकिता ने वहां आकर कहा, क्या बात है आदि, आज तुम्हारा सीना कुछ ज़्यादा ही चौड़ा नहीं हो गया? ये लो पानी पियो, कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? आदि ने कहा, मेरा बॉक्सिंग का मैच होने वाला है तो उसी की प्रैक्टिस के लिए गया था। इस पर मही ने कहा, तो फिर तो तुम चोटें लगवा कर आए होगे, और अगर ऐसा है न तो हमारी डील खत्म। तो आदि अचानक सीधा बैठकर बोला, नहीं नहीं भाभी माँ, मुझे एक भी चोट नहीं आई, देखिए। वो अपना चेहरा और अपना हाथ दिखाने लगा। इस पर शीतल ने कहा, लेकिन तुम बॉक्सिंग करते ही क्यों हो, कुछ और कर लो। तो आदि ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, क्योंकि वो मेरा पैशन है और मुझे पसंद है। पहले मृत्युंजय भाई भी बॉक्सिंग करते थे, मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। तो निकिता ने कहा, हाँ तो बड़े भैया इंजीनियर भी है, उसके बारे में नहीं सोचा तुमने? निकिता की बात सुनकर आदि मुंह बनाकर बोला, मुझे नहीं बनना इंजीनियर, मैं बॉक्सर बनकर खुश हूँ। इन्हीं बातों के बीच सृष्टि वहां आ गई। वो आदि से बोली, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? तो आदि ने उसे भी वही जवाब दिया जो बाकी सबको दिया। तभी सृष्टि की नज़र इमली पर गई, जिसे देखकर उसने आदि से कहा, ये तुम ही लेकर आए होगे, अगर बड़े भैया को पता चला ना तो तुम्हारी खैर नहीं। इस पर आदि ने शान से अपने कंधे उठाकर कहा, तो भाभी माँ है न मुझे बचाने के लिए, हमारी डील हुई है। तो मही ने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया। तभी वहां अभिषेक, अक्षय दोनों आ गए। वो भी अपनी बीबियों के पास जाकर बैठ गए। अभिषेक ने कहा, आदि ये इमली तू ही लेकर आया होगा? तो आदि ने कहा, मैंने अकेले कुछ नहीं किया, शुभ ने भी दी थी। तो निकिता ने सिर हिलाते हुए कहा, पता था वो तुम्हारा जोड़ीदार तुम्हारे इन कामों शामिल ना हो, ऐसा ही नहीं सकता। तभी अक्षय ने कहा, मुझे लगता है तुम दोनों के इंडिया में रहने के दिन कम पड़ने वाले हैं। तो आदि ने चीढ़कर कहा, तू चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अक्षय ने उसे एक आईब्रो उठाकर देखते हुए कहा, जैसी तेरी हरकतें हैं न ये जल्दी होगा, देख लेना। वो दोनों आपस में लड़ने लगे। सृष्टि ने उसे देखकर अपना सिर न में हिला दिया। अक्षय बाहर एक मैच्योर पर्सनैलिटी के साथ रहता था। वो ऑफिस में भी बेफिजूल बात किसी से नहीं करता था, इसलिए कोई भी उसका कलीग उससे बात करने से हिचकिचाता था। लेकिन घर पर वो एक अलग इंसान होता था, आदि से लड़ता था और किसी छोटे की बच्चे की तरह सबसे अपनी जिद पूरी करवाता था। सृष्टि इन 2 महीनों में उसे बहुत अच्छे से जान चुकी थी और उसे उसकी ये आदत पसंद थी। मही उन दोनों से बोली, बस करो तुम दोनों, और आदि तुम जाओ और जाकर फ्रेश होकर आओ, जल्दी आना, फ़ोन में मत लग जाना। इस पर आदि सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। तभी अभिषेक अक्षय बोले, हम अभी आते हैं भाभी माँ। तो मही ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, डिनर का टाइम हो रहा है और तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तो अभिषेक ने कहा, भाभी माँ एक जरूरी काम है। इस पर मही ने कहा, कोई जरूरी काम नहीं है, और अगर है तो डिनर के बाद करना, सब आ रहे हैं और तुम दोनों जा रहे हो। फिर वो उठने लगी तो जल्दी से अभिषेक और अक्षय उसे पकड़ते हुए बोले, कहाँ जा रही हो भाभी माँ? तो मही ने हैरानी से उन दोनों को देखा, क्योंकि उन्होंने पकड़ा ही उसे इतनी जल्दी था कि वो तीनों भी चौंक गई। मही ने कहा, मैं बस किचन तक जा रही थी डिनर देखने। तभी निकिता उससे बोली, भाभी आप बैठो, डिनर मैं देख कर आती हूँ। तो शीतल बोली, निकिता तुम रहने दो, मैं जा रही हूँ, कुछ बचा होगा तो मैं बना भी दूंगी। शीतल की बात सुनकर सृष्टि ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मही वापस सोफे पर ही बैठ गई। अभिषेक, अक्षय और निकिता भी वही बैठ गए और वो दोनों नर्स जो मही को पकड़ने के लिए आगे आई थी वो पीछे ही खड़ी हो गई। दिन के वक्त मृत्युंजय नहीं आया था, इसलिए मही का दिमाग खराब था और मही को गुस्से में देख सब उससे दूर ही थे। निर्मल जी ने मही से कहा, मही बेटा तुम खाना खा लो, मृत्युंजय आ जाएगा। तो मही ने अपने गुस्से को काबू करते हुए हाँ में सिर हिल दिया। वो खाना खाने लगी। उसे देखकर आदि ने अन्नी से कहा, आज मृत्युंजय भाई भाभी के गुस्से के शिकार होकर ही रहेंगे। इधर ओसीएफ की एक बिल्डिंग में मृत्युंजय अपनी जेट को देख रहा था। उसने उसे अच्छे से चेक किया, फिर वो उसी कमरे में एक बड़ी स्क्रीन को देखने लगा। उसके नीचे बने कीबोर्ड पर वो कुछ टाइप कर रहा था। तभी अचानक उसने अपना हाथ रोका और स्क्रीन को देखने लगा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और पीछे से आते एक हाथ को पकड़कर मरोड़ते हुए उसका सिर कीबोर्ड से लगा दिया। मृत्युंजय ने सब कुछ इतना जल्दी किया कि उस शख्स को कुछ पल लगे समझने में कि उसके साथ हुआ क्या। वो शख्स जो न जाने कौन से इरादे से यहाँ आया था वो छुटने की कोशिश करने लगा। मृत्युंजय ने उस अपनी सर्द नीली गहरी आंखों से देखा। उसने उसका हाथ कसकर मरोड़ते हुए कहा, जहाँ बिना मेरी इजाज़त के कोई चींटी तक नहीं आ सकती थी, वहाँ तुम इतनी आसानी से आ जाओगे?
फिर उसने उसका कॉलर पकड़ उसे दूसरी तरफ फेंक दिया। उसके जबड़े कसे हुए थे और चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। मृत्युंजय ने अपनी आंखें बंद की और अपनी गर्दन को दाएं बाएं ट्विस्ट किया, फिर खोलकर सामने स्क्रीन को देखा। वही जमीन पर पड़ा वो शख्स दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। इधर मृत्युंजय ने नीचे पड़े चाकू को उठाकर डस्टबिन में फेंका, फिर उस इंसान की तरफ बढ़ने लगा तो वो शख्स हौंकते हुए बोला, तुम एमएम हो और ये बात कल तक न्यूज में आ जाएगी। मैंने सारे सबूत मीडिया को दे दिए हैं। इस पर मृत्युंजय अपने दोनों हाथ पेंट को पॉकेट में डालकर उसे देखने लगा, फिर अपना एक हाथ निकालकर उसमें से एक पेनड्राइव निकालकर बोला, इसकी बात कर रहे हो तुम? ये देखकर वो शख्स हैरानी से उसे देखने लगा और बोला, ये तुम्हारे पास कैसे? मैंने तो ये। तो मृत्युंजय ने उसे अपने पैरों से कुचलते हुए कहा, मीडिया को दी थी, लेकिन देने से पहले चेक करना जरूरी होता है। विनय शर्मा, क्या पता जो चिप तूने दी हो वो खाली हो। विनय की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, वो इसका असली नाम जानता था। उसने कहा, तुम मेरा नाम जानते थे? तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? इस पर मृत्युंजय ने कहा, पहले दिन से तेरे बारे में पता था। तो विनय चिल्लाते हुए बोला, तो इतना इंतजार क्यों किया? तुमने मुझे ट्रैप किया। तुम एक निहायत ही घटिया इंसान हो एमएम। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगा। तुम अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट हो और ये बात पूरी दुनिया को जल्दी पता चलेगी। मृत्युंजय ने उसे अपनी बेहद सर्द और गहरी नज़रों से देखा। जिस दुनिया की वो बात कर रहा था वहाँ उसकी मासूम सी बीबी भी रहती थी, जिससे एमएम की सच्चाई उसने छुपाई थी, और अगर ये सच सामने आया था तो बहुत कुछ बदल सकता था। जाहिर है कि मही तब उसके साथ मुश्किल से रहेगी और वो उसे कहीं जाने नहीं देगा और मजबूरन उसे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, जो वो करना नहीं चाहता था। इसलिए तो उसने मही को इन सब से दूर रखा था और आगे भी रखेगा। मृत्युंजय ने विनय को उसके बालों से पकड़ा और उसे खींचते हुए उसका चेहरा सामने किया। विनय ने दर्द से अपनी आंखें मिंच ली। मृत्युंजय ने अपनी खतरनाक आवाज में कहा, फिर तो तुझे मरना होगा विनय शर्मा, क्योंकि तू मेरी जिंदगी छीनने की बात कर रहा है और इतना हक तो मैंने खुद को भी नहीं दिया। तभी दरवाजा खुल गया और मृत्युंजय तेज कदमों के साथ उसे घसीटते हुए बाहर तक ले गया। वहां खड़े सभी गार्ड अपना थूक निगलते हुए खड़े थे। यूं ही लोग एमएम से खौफ नहीं खाते थे, इसकी भी एक बड़ी वजह थी। मृत्युंजय ने उसे एक खाली कमरे में लाकर छोड़ा। उसने चारों तरफ देखा, जहां बहुत सारे बड़े बड़े बॉक्स रखे हुए थे, वहां रॉकी और डेविड भी थे। विनय मुस्कुराकर बोला, तुम मुझे मार नहीं सकते एमएम। मैं मर गया तो तुम्हारे मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ओसीएफ में एक एम्प्लॉय के मरने की खबर तुम्हारा पूरा एम्पायर बिखेर सकती है। मृत्युंजय ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में था। एक नॉर्मल एम्प्लॉय के मरने से उसकी ओसीएफ की ईंट तक नहीं हट सकती, और वो उसके एम्पायर को बिखरने की बात कर रहा था। ओसीएफ की दीवारें पानी से ज्यादा उन जैसे लोगों के खून से नहाई हुई थी। और अब एक और सही। मृत्युंजय ने अपने हाथों में ग्लव्स पहने तो विनय के चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। मौत से सबको डर लगता है। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। उसने सुना था कि मृत्युंजय अपनी रिपुटेशन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो उसे यकीन था कि वो उससे मरेगा नहीं, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। वो बोला, नहीं तुम। फिर उसने पास में रखी एक रॉड को उठा किया और मृत्युंजय पर मारने के लिए उठाया, तो मृत्युंजय ने उस रॉड को पकड़ लिया और उसे छीनकर उसे उसके पैर में मारा, तो उस रॉड का नुकीला शिरा विनय के पैर में खाल के अंदर तक गड़ता चला गया। विनय चीखता हुआ नीचे बैठे गया। मृत्युंजय ने उसे ट्विस्ट किया तो विनय ने चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखें लाल हो गई, साथ ही चेहरा भी लाल हो गया। मृत्युंजय उसे अभी भी गहरी निगाहों से देख रहा था। उसके जबड़े अब भी कसे हुए थे। तभी मृत्युंजय ने उसे निकाला तो उस रॉड के नीचे से खून टप टप जमीन पर बहने लगा। फिर उसी रॉड को मृत्युंजय ने उसके चीन पर रख कर चेहरे को ऊपर किया और उसकी गर्दन की तरफ पॉइंट किया। कुछ ही देर में उसकी गर्दन से खून निकलने लगा। विनय की आंखें से अब आंसू निकलने लगे। तभी मृत्युंजय ने कहा, पेनड्राइव की कॉपी कहाँ है? तो विनय ने लड़खड़ाते लफ्जों में कहा, बस एक ही थी जिसे तुमने खराब कर दिया। मृत्युंजय ने इस रॉड को उसकी गर्दन पर और अंदर तक गड़ाते हुए कहा, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, और आ गए थे। तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए था। फिर उसने उसकी गर्दन से रॉड को हटाया। तभी दो गार्ड ने उसके ऊपर कैरोसिन डाल दिया। मृत्युंजय ने अपनी सिगरेट जलाई और उसके कस लेने लगा और हाथ में पकड़े लाइटर को ऑन रखते हुए उसकी तरफ उछाल दिया। कैरोसिन ने आग को जल्दी पकड़ लिया और विनय की चीखें तेज हो गई। इधर तभी मृत्युंजय के पास एक मैसेज आया, जिसे देखकर मृत्युंजय के भाव एक पल के लिए बदले थे, लेकिन फिर उसने फ़ोन बंद करके अपनी पॉकेट में रख लिया। मृत्युंजय उसे आराम से देखने लगा। विनय बुरी तरह चीख रहा था। कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बुरी मौत जिंदा जलना थी। आज तो जो जला था कभी जिंदा नहीं बचा, और विनय की मौत इस ख्याल से ही खौफनाक हो चुकी थी कि वो एमएम को बाहर लाना चाहता था। मृत्युंजय उसे एक आखिरी बार देखकर बाहर आ गया। मृत्युंजय बाहर आकर अपनी कार में बैठ गया और वहां से चला गया। रोज कैसल। मही गुस्से से गार्डन में टहल रही थी। उसके साथ विवान, निकिता, अक्षय, सृष्टि, अभिषेक, शीतल आदि और अन्नी सब थे। मही के पास एक इमली भी थी, जिसे खाते हुए ही वो बाहर गार्डन में बैठी थी। तभी रोज कैसल में कारों का काफिला आकर रुका और गार्ड ने आगे आकर डोर खोल दिया। मृत्युंजय बाहर आया। उसका चेहरा अभी भी सर्द था और नीली आंखें भी गहरी और सर्द थी। तभी उसकी नज़र मही पर पड़ी, जो उसे ही देख रही थी। वो अंदर जाने की बजाय गार्डन की तरफ आ गया।
मही को देखकर मृत्युंजय की आंखें नर्म पड़ गई। कोई कह नहीं सकता था कि अभी ये शख्स किसी को जिंदा आग के हवाले करते हुए आ रहा था। मृत्युंजय ने उसके हाथ में जब इमली देखी तो उसके आदि की तरफ देखा। आदि उसकी नज़रों को खुद पर महसूस करते हुए वो अन्नी के पीछे चुप गया। तभी मही ने कहा, विवान भैया पूछिए अपने भाई से भूख तो लगी नहीं होगी इन्हें। मृत्युंजय ने मही को देखा जो गुस्से से उसे देख रही थी। हालांकि वो पहले से जानता था कि मही गुस्से में होंगी और वो एक बार उसके गुस्से का शिकार हो भी चुका था। मृत्युंजय ने उससे कहा, मैं तो मही ने हाथ दिखाकर कहा, बस मुझे पता है कि आपको कोई जरूरी काम था और इसलिए आप लेट हो गए। एक बात बताए, आपका जरूरी होता कब नहीं है? आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपना सामान अपने ऑफिस में ही शिफ्ट क्यों नहीं कर लेते? वैसे भी जब आप एक बार अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं तो आपको घर आने का होश तो रहता नहीं है। आधे से ज्यादा दिन आप अपने ऑफिस रहते हैं। आज शाम को आप मुझसे क्या कह कर गए थे कि आप दिन के वक्त पर आ जाएंगे, लेकिन आ कब रहे हैं? दिन के 1 घंटे बाद। पीछे खड़े मृत्युंजय के चारों भाई और उनकी बीबियां ये सब सदमे में खड़े होकर देख रहे थे। वो चारों तो पहली बार मृत्युंजय को डांट खाता देख रहे थे। हाँ, उन्हें पता था कि मृत्युंजय मही से प्यार करता है, मगर इतना कि वो उसका गुस्सा भी आराम से सह रहा था। अगर यहाँ मही की जगह कोई और होती या होता तो अब तक न जाने उसके क्या हाल हुआ होता। वहीं मृत्युंजय ने मही की बात सुनकर एक उंगली से अपने सिर को सहलाया। वो कोई एक्सप्लेनेशन देने लायक तो बचा नहीं था, इसलिए चुप खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर उन सभी को एक नज़र देखा तो सभी वहां से जाने लगे। हालांकि सब बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छिपा पा रहे थे। 205 बेबी मूवमेंट फर्स्ट किक। रात का वक्त। मृत्युंजय मही को देख रहा था और मही उसे गुस्से से देख रही थी। पहला तो उसका जल्दी कहकर देर से आना, फिर मही के मूड स्विंगर्स, इन सब की वजह से मही का गुस्सा बढ़ा हुआ था। वो इमली खाते हुए उसे गुस्सा दिखा रही थी और वहीं मृत्युंजय के भाई छुपकर मृत्युंजय को देख रहे थे। वो पहली बार अपने भाई को डांट खाते हुए देख रहे थे तो इस पल को वो अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते थे। ये वो नामुमकिन काम था जो अगर मही न होती तो पॉसिबल नहीं था। मृत्युंजय ने अपने हाथ पर टंगा कोट उसके पास चेयर पर रखा, फिर उसके हाथ से इमली लेते हुए बोला, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। मही ने उसे घूरा और कहा, आपको क्या लगता है मैं अपना ध्यान नहीं रखती क्या? मैं लापरवाह हूँ? मृत्युंजय अब चुप हो गया। उसने उसके हाथ से इमली लेकर मानो जुर्म ही कर दिया था। मही खड़ी हो गई और उसके हाथ से अपनी इमली छीनते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मीरानी साहब आप जरा पहले खुद की तरफ देखें। मैं अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ टाइम पर करती हूँ, लेकिन एक आप है जिन्हें न तो लंच का होश रहता है और न ही डिनर का। मृत्युंजय पीछे होता जा रहा था और मही उसकी तरफ बढ़ रही थी। जिसके कदम कभी डगमगाए तक न हो, आज वो चुपचाप अपने कदम पीछे ले रहा था। छुपकर देख रहे सभी लोग टशन के साथ उन दोनों की तरफ देख रहे थे। ये तो अनोखा नज़ारा था। वो इस बात को कहने से जरा भी हिचकिचा नहीं रहे थे कि उनकी भाभी डेयरिंग हो गई थी। आप आज सही सही बताइए कि आपको मेरी बात सुननी है या नहीं? आह! मही अपने पेट पर हाथ रखकर चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर मृत्युंजय की नर्म आंखें पल भर में सर्द हो गई। उसके चेहरे के लापरवाह एक्सप्रेशन संजीदा हो गए। वो बदला नहीं था, बस कुछ पल के लिए मही का शिव बन गया था, लेकिन उसकी चीख ने साबित कर दिया कि वो अब भी मृत्युंजय मीरानी था। मृत्युंजय ने उसे पकड़ा और कहा, बीबी आर यू ओके? बाकी सब भी मही की चीख सुनकर उसके पास आकर बोले, भाभी माँ आप ठीक है? भाभी क्या हुआ? इधर मही तो जैसे सदमे में खड़ी थी। उसने इस पल कुछ अजीब सा महसूस किया था। विवान ने मही से कहा, क्या हुआ मही? मही ने उसी लहजे में कहा, मैंने बेबी की मूवमेंट फील की। उसने इतना ही कहा था, तभी एक बार बेबी की मूवमेंट हुई और इस बार वो मृत्युंजय को महसूस हुई। मृत्युंजय ने एक पल के लिए अपना हाथ हटा लिया, जैसे मानो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया हो उसके साथ। फिर उसने दोबारा हाथ रखा तो फिर उसे पहले की तरह ही फील हुआ। इस बार वो पहली बार से ज्यादा तेज थी। मही के मुंह से आह निकल गई। मही की दर्द भरी चीख सुनकर मृत्युंजय एक्सप्रेशन जो पहले सॉफ्ट हुए थे वो दोबारा सर्द हो गए। उसने मही को देखा जिसके चेहरे पर दर्द तो था, मगर इस दर्द में भी सुकून और मुस्कुराहट थी। मृत्युंजय ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके पेट को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। निकिता ने कहा, मतलब बेबी ने किक किया? वाव, इस मोमेंट को तो कैप्चर करना चाहिए था। तो आदि ने कहा, क्यों न एक फोटो ले? सबने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया। अभिषेक ने अपना फ़ोन निकाल लिया और अपने कैमरे को सेट करके उसमें टाइमर लगा कर रख दिया और फिर वापस उन सब के पास खड़ा हो गया। 5 सेकंड के टाइमर के बाद उन सब की प्यारी से पिक्चर आ चुकी थी। मृत्युंजय का चेहरा कैमरे की तरफ नहीं था, उसके चेहरा अपने हाथ की तरफ था जो मही के पेट पर रखा था, और मही की नज़र भी अपने बेबी बम्प की तरफ थी और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। मही के बच्चों ने मही के गुस्से को बिल्कुल छूमंतर कर दिया था। मृत्युंजय ने भी डिनर किया, फिर वो दोनों भी अपने कमरे की तरफ चले गए। मही जल्दी दो गई और मृत्युंजय देर रात तक काम करने के बाद यही कुछ 1-2 बजे करीब लेटा था। उसने मही को अपनी बाहों में भरा और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मही की आंख खुल गई। वो कसमसाने लगी तो मृत्युंजय ने उसे पर अपनी पकड़ हल्की की। मही ने अपनी उनींदी आंखों से उसे देखा तो मृत्युंजय ने उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, क्या हुआ बीबी? मही ने न में सिर हिला दिया, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। बस 2 या 3 मिनट ही गुजरे होंगे तभी मही ने अपनी आंखें खोल दी। उसने अपने सिर उठाकर देखा, जहां मृत्युंजय अपनी हथेली पर सिर टिकाए उसे ही देख रहा था।
मही ने परेशानी से उसे देखा और कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है। मृत्युंजय मुस्कुरा दिया, उसे पता था कि मही यही कहने वाली थी। वो उठ गया, फिर उसने महिला को उठाया। मही ने उससे कहा, मूवी देखे। मृत्युंजय ने हाँ में सिर हिला दिया और लैपटॉप में एक मूवी लगाकर उसे दे दी। मही मूवी देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसे दर्द शुरू हो गया। मृत्युंजय जानता था कि अब मही के कभी कभी बैक पेन होने लगा था, इसलिए वो रात को ठीक से सो नहीं पाती थी। उसने मही की पीठ अपने सीने से लगा के उसके गोद में पिलो रख दी और उस पर लैपटॉप रख दिया और उसका सिर अपने सीने से लगाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। मही ने उसे देखा और कहा, आपको दर्द होने लगेगा। तो मृत्युंजय ने उसके बालों के ऊपर ही किस करते हुए कहा, नहीं होगा। मही वापस अपनी मूवी में बिजी हो गई। वो आधी ही खत्म हुई थी, तभी मही की आंख लग गई। मृत्युंजय ने जब उसे सोते हुए देखा तो मूवी को बंद कर दिया और लैपटॉप को उठाकर टेबल पर रख दिया। उसकी नज़र अपने आप ही मही के पेट की तरफ चली गई। उसे वो पल याद आ गया जब उसने पहली बार अपने बच्चे की किक महसूस की थी। असल में तो उसके हाथ उस वक्त कांप गए थे और वो भी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके हाथ कान पे हो। कुछ तो फील कर रहा था वो, लेकिन इसे लफ्जों में जाहिर कर पाना बहुत मुश्किल था। मृत्युंजय ने एक गहरी सांस ली, फिर अपना हाथ मही के पेट पर रख दिया और अपने अंगूठे से उसे सहलाने लगा। उसने देखते हुए धीमी आवाज में कहा, जस्ट 2 मंथ। फिर उसने एक हाथ मही को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह आज मृत्युंजय ओसीएफ नहीं गया था, जिसकी एक बड़ी वजह थी। मीरानी फैमिली आज ऋतुजा के घर पर थी और ऋतुजा के घर पर चारों तरफ पुलिस फोर्स लगी थी। हाल में सोफे पर अर्पिता और ऋषि बैठे हुए थे। अर्पिता कुछ परेशान नजर आ रही थी। वही कमरे में मृत्युंजय, ऋतुजा और विवान बैठे हुए थे। ऋतुजा के हाथ पर पट्टी बंधी थी, उसे गोली छूकर निकल गई थी। कल रात ऋतुजा पर अटैक हुआ था और अटैकर अब तक पकड़ा नहीं गया था। वो कहाँ था और क्यों अटैक किया था, ये सिर्फ एक मिस्ट्री था। विवान ऋतुजा के पास ही बैठा था और मृत्युंजय चेयर पर। विवान ने कहा, अचानक कौन हो सकता है? तो ऋतुजा ने कहा, जो भी था मारने के इरादे से आया था लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। आई थिंक वो। कहते हुए वो एक पल रुका, फिर उसने विवान और मृत्युंजय दोनों की तरफ देखा। फिर मृत्युंजय से कहा, तुम पर भी अटैक हुआ था क्या? इस पर मृत्युंजय ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, अगर हुआ भी तो तुम्हें कैसे पता? इस पर ऋतुजा ने मुस्कुरा कर कहा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे लिए। तो मृत्युंजय ने अपनी पीठ को पीछे चेयर से लगाते हुए आराम से कहा, इसलिए जख्मी होकर आए हो? मृत्युंजय की बात सुनकर ऋतुजा की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो उसे घूर कर बोला, वो एक शार्प शूटर था, चलती गाड़ी से निशाना लगाया है उसने। सोच सकते हो उसका कितना सटीक होगा। अगर मेरी जगह कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। विवान ने कहा, ऋतु भाई काम की बात करे। इस पर ऋतुजा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, एमएम के साथ डील भारी पड़ी है मुझे। विवान ने कहा, आप कहना चाहते हैं कि आप दोनों का साथ आना इस अटैक की वजह थी? तो ऋतुजा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमारा साथ आना हमारे दुश्मनों को कुछ खास पसंद नहीं आया है। विनय शर्मा वो कोई मालूमी रिपोर्टर नहीं था, उसकी असली आइडेंटिटी कुछ और है। मृत्युंजय शांति से उसकी बात सुन रहा था। विवान ने कहा, विदुर के अलावा कौन है जिसे एमएम और ऋतुजा के एक होने में परेशानी हो सकती है? तो मृत्युंजय ने कहा, बिलाल रहमानी। बिलाल रहमानी का नाम सुनकर विवान चौंक गया और ऋतुजा भी उसे देखने लगा। विवान ने मृत्युंजय को देखा जिसके हाथ उस चेयर पर कसे हुए थे। बिलाल रहमानी ये नाम उन सभी से कनेक्टेड था, शोभित से कनेक्टेड था। ऋतुजा पहले से जानता था बिलाल रहमानी, जिसे सालों पहले एमएम ने लंबी गहरी नींद में सुला दिया था, लेकिन अब फिर से वो वापस आ गया था। वो एक खतरनाक शख्स था। मृत्युंजय और ऋतुजा की दोस्ती से सबसे ज्यादा दिक्कत उसे ही थी और वो एक ऐसा शख्स था जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। ऋतुजा बेड से खड़े होकर खिड़की के पास जाकर बोला, एमएम को अब अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। मृत्युंजय, तुम्हारा वेकेशन अब खत्म हो चुका है। इस पर विवान ने कहा, नहीं अभी नहीं, जय भूलो मत कि मही प्रेग्नेंट है, तुम अभी कोई खतरा नहीं ले सकते। बेहतरी इसी में है कि एमएम अंडरग्राउंड रहे। तो ऋतुजा ने मुड़कर कहा, कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना। एमजे तुम्हारे एक फैसले पर बहुत टीका है। बिलाल रहमानी आ चुका है और वो एमएम को बहुत अच्छे से जानता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो मही के बारे में जानता होगा। शोभित के बाद मैं बस तुम्हें वॉर्न करना चाहता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मृत्युंजय ने कुछ नहीं कहा, वो खड़ा हुआ और वहां से बाहर चला गया। विवान ने ऋतुजा से कहा, ये क्या कर रहे तुम? इस पर ऋतुजा ने अपना दोनों कंधे उचकाते हुए कहा, क्या किया है मैंने? तो विवान ने कहा, उसे प्रोवोक करना बंद करो। इस पर ऋतुजा ने एक सिगरेट निकालकर उसे होठों से लगाते हुए कहा, हाँ, जैसे वो मेरे कहने से भड़क जाएगा। तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो मृत्युंजय, कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करता, और तुम्हें डर क्यों लग रहा है? ऋतुजा की बात सुनकर विवान खिड़की के पास खड़ा कर होकर बोला, सबको लगता है कि शोभित ने पुल पर खड़े होकर अपनी जान दी थी, जो बहुत हद तक सच भी था, मगर पूरा सच नहीं है। उसे जहर दिया गया था, वो भी ड्रिंक में। बिलाल ने एमएम को हराने के लिए शोभित का यूज किया था और भी तुम्हारे जरिए। तुम्हारी वजह से उसे एमएम के मृत्युंजय होने के बारे में पता चला और उसने शोभित को अपना शिकार बनाया।
ऋतुजा भी अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डाले और फिर कहा, काश कि पहले सच पता चल गया होता तो सब कुछ ठीक होता। विवान ने सिर हिलाकर कहा, गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन उस वक्त मृत्युंजय ने जो किया था वो अभी मेरे आंखों के सामने आता है तो डर जाता हूं मैं। बहुत लकी था बिलाल रहमानी जो जिंदा बच गया, वरना उस दिन। ऋतुजा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो तुम्हें बिलाल के लिए डर लग रहा है? इस पर विवान ने नमे सिर हिलाकर कहा, नहीं, बिलाल को इतना कम नहीं आंकता मैं। जो मृत्युंजय के बारे में इतना सब कुछ जान सकता है वो बहुत कुछ कर सकता है। मुझे डर इस बात का है कि बिलाल मही को अपना टारगेट न बना ले। इस दिन के अटैक के बाद अंडरग्राउंड हो गया था। बिलाल कई सालों से सोए उस जानवर को न जगा दे, इस बात डर लग रहा है मुझे। विवान की बात सुनकर ऋतुजा के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, तुम्हारा डर बहुत जल्द सच होने वाला है। एक बार फिर दुनिया का कहर देखेगी। रोज कैसल। अभी अभी मृत्युंजय की कार रोज कैसल आकर रुकी। वो हाल में आया जहां मही और दो नस्ती। मही बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। जब से उसने ऋतुजा के एक्सीडेंट की खबर सुनी थी तब से ही वो परेशान नजर आ रही थी। मृत्युंजय उसके पास आ गया तो मही ने उसके पास आकर कहा, शिव अंकल कैसे है, उन्हें ज्यादा चोट आई है? तो मृत्युंजय ने कहा, नहीं वो ठीक है, हल्की सी खरोच है। ऋतुजा को गोली छूकर निकली थी लेकिन वो कोई हल्की सी खरोच तो नहीं थी। लेकिन मही की परेशानी कम हो गई जब उसने सुना कि बस हल्की सी खरोच थी। ऋषि और एपी तो ठीक है ना? इस पर मृत्युंजय ने हाँ में सिर हिला दिया। वो उसे कमरे में लेकर आ गया। ऋतुजा के घर से सिर्फ मृत्युंजय ही वापस आया था, बाकी सब अब भी वहां थे। उसने मही से कहा, लंच किया? तो मही ने न में सिर हिला दिया। तभी मृत्युंजय ने लंच कमरे में ही मंगा लिया। शाम का वक्त। विवान और निकिता एक साथ कार में थे। विवान किसी गहरी सोच में था और निकिता उससे कुछ कह रही थी। विवान 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 होश में आया। उसने निकिता को देखा और बोला, क्या हुआ? तो निकिता ने कहा, खाए हुए हो? कब से बुला रही हूं, तुम हो कि सुन ही नहीं रहे हो? विवान ने न में सिर हिलाते हुए कहा, वो बस एक केस के बारे में सोच रहा था, कल उसकी हेयरिंग है और कोई सबूत हाथ नहीं लगा है। खैर तुम बताओ, कुछ कह रही थी? तो निकिता ने न में सिर हिलाते हुए कहा, कुछ खास नहीं कह रही थी, बस ऐसे ही। शीतल, अभिषेक भी वहां आ गए। निर्मल, देवराज जी, राजेंद्र जी और शालिनी जी सब वहां आ चुके थे। दादाजी और दादी भी आ चुका था, साथ ही अशोक और पद्मा भी आ गई। पद्मा जी सब कुछ अपनी चुभती निगाहों से देख रही थी। तभी अशोक जी ने कहा, यहाँ कुछ मत करना पद्मा। इस पर पद्मा ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ लेकिन। तभी दादाजी ने अशोक जी को आवाज दी तो उनके पास आ गए। तभी मृत्युंजय के साथ मही भी आ गई। मही हाल के बीच में बैठी थी जहां पर एक आलिशान चेयर पड़ी थी। सामने हो बहुत सारा सामान रखा था। पंडित जी भी आए हुए थे और कुछ जो देर में शुभ के साथ दादू और दादी भी आ गई थी। साथ ही ऋतुजा, अर्पिता, ऋषि और पूरी इरॉन फैमिली आ गई थी। संजय तो विवान और ऋतुजा के पास जाकर खड़ा हो गया और आर्या, आरिश और फर्श को लेकर निकिता, शीतल और सृष्टि के पास आ गई। बस अन्नी और नेहुल रह गए थे। तभी वो दोनों भागते हुए अंदर आए और बोले, हम लोग सही टाइम पर तो आए हैं ना? तो आदि बोला, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। अन्नी ने गहरी सांस लेते हुए नेहुल से कहा, अगली बार से मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग नहीं जाऊंगा। तो नेहुल ने कहा, मत जाओ, मेरे पास अभी भी बहुत सारी चॉइस है। इस पर अन्नी ने चौंक कर कहा, अभी भी है? तभी शुभ ने कहा, बेचारा अन्नी। इधर निर्मल जी मही के टीका लगाती है और उसे एक गिफ्ट देती है। मही उसे देखती है तो वो छोटे छोटे शूज थे जो एक नहीं बालों दो जोड़ों में थे। तभी शालिनी जी भी उसे एक गिफ्ट देती है। इधर शुभ आज फिर न जाने कितने ही टेडी बियर ले आया था। पिछली बार वो टेडी बियर नहीं लाया था, इसलिए उसे जितने अच्छे से लगे वो सारे टेडी बियर उठा लाया और उसकी इस हरकत पर सबने अपना सिर पर हाथ मार लिया। 206 बिलाल रहमानी संग की मृत्युंजय। रात का वक्त। दिन के बाद मृत्युंजय अपने स्टडी रूम में चला गया था। उसे कुछ जरूरी काम निपटाने थे और इधर मही अपने कमरे में चक्कर लगा रही थी। कुछ पल बाद वो भी कमरे से बाहर आ गई। वो मही ने एक ब्लू गाउन पहना हुआ था जिसकी बलून स्लीव्स थी। उसके पीछे दोनों नस भी बढ़ गई। मही उसके स्टडी रूम के बाहर खड़ी उसे देखने लगी जो अपने लैपटॉप पर उलझा हुआ था। उसकी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर टिकी थी। मही ने उसे देखा, फिर वो आगे बढ़ गई। शिव। मृत्युंजय लैपटॉप से नजरें हटाए बिना ही कहा, हम मम। तो मही ने उसे घूरा, फिर कुछ सोचकर वो उसके पास आकर बोली, शिव मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। इस पर मृत्युंजय ने अपनी नजरें उस पर कर ली। उसने मही का हाथ पकड़ा और उसे आराम से अपने गोद में बैठाते हुए कहा, कैसी रिपोर्ट? तो मही ने कहा, एक आदमी है, उसने मुझे बहुत परेशान किया है, उसके खिलाफ ही रिपोर्ट लिखवानी है। इस पर मृत्युंजय ने सीरियस होकर उसे देखा और कहा, कौन? तो मही ने कहा, है एक, आप मेरी रिपोर्ट लिख दीजिए, मैं उसे पुलिस स्टेशन में दे दूंगी। इस पर मृत्युंजय ने कहा, उसकी जरूरत नहीं है, तुम मुझे बताओ। तो मही ने न में सिर हिलाकर कहा, नहीं, आप मेरी रिपोर्ट लिख दीजिए, ये लीजिए। ये कहकर उसने एक सफ़ेद कागज़ और एक पेन उसे दे दिया। मृत्युंजय उसकी बात मानकर रिपोर्ट लिखने लगा। उसके बाद क्या करना है वो खुद देख लेगा। आखिर ऐसा कौन सा शख्स था जो मही को परेशान कर रहा था और जिसका पता उसे नहीं था।
उसने मही से कहा, बताओ क्या किया है उसने। तो झट से मही ने कहा, धोखा दिया है उसने, मुझसे कहा था कि वो मुझे आज बाहर लेकर जाएंगे, मैं रेडी होकर वेट कर रही थी लेकिन वो तो आए ही नहीं। आखिर में, कहते हुए मही ने बड़ी मासूमियत से अपनी आंखें टिमटिमाते हुए उसे देखा। वही मृत्युंजय जो लिखने ही जा रहा था वो उसकी बात सुनकर रुक गया और उसे देखने लगा। तो मही ने कहा, लिखिए लिखिए, उन्होंने मुझे झूठ भी बोला, मुझे तैयार होने का कहकर खुद अपना काम करने लगे और मैं बेचारी रेडी होकर कमरे में आधे घंटे से उनका वेट कर रही थी। अब आप उनका हुलिया लिखिए, दिखने में वो ठीक ठाक है, बहुत लंबे चौड़े हैं, सिल्की काले बाल है और नीली आंखें जिनसे सबको डराते रहते हैं। मृत्युंजय ने पेन को वही छोड़ा, फिर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, घूमने चले। तो मही ने उस घूरते हुए कहा, अब आपको याद आया, अभी कुछ देर पहले तो भूल ही गए थे। इस पर मृत्युंजय ने उसे बाहर ले जाते हुए कहा, भूला नहीं था बीबी। मही ने अपने दोनों कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे कैसे पता चलेगा। रात के 10 बजे वो दोनों लगभग रोज ही बाहर जाते थे। मही की एक नई आदत लग चुकी थी, जब तक वो बाहर नहीं जाएगी उसे नींद नहीं आती थी। वो लोग अपने प्राइवेट बीच पर आए थे जिसे मृत्युंजय ने मही के नशे में कहने पर खरीदा था। जब मही को इस बात का पता चला था तो वो वाकई हैरान हो गई थी। उसने ऐसे ही नशे में कुछ भी कहा और मृत्युंजय ने उसकी बात मान भी ली। कभी कभी वो मृत्युंजय को समझने में बिल्कुल नाकामयाब हो जाती थी। हमेशा की तरह आज भी मही बातें कर रही थी और मृत्युंजय उसकी बेतुकी बातों को सुन रहा था और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसकी बातों का जवाब भी दे रहा था। मही उसे इशारा करते हुए कुछ कह रही थी और मृत्युंजय ने वही अपनी नजरें घुमा ली थी। यहाँ मृत्युंजय के कोई गार्ड नहीं थे। लगभग 1 घंटे बाद मृत्युंजय उसे लेकर कार में वापस आ गया। उनका ड्राइवर आज उनके साथ था। मही ने विंडो से बाहर देखा, फिर मृत्युंजय से कहा, शिव ये विंडो खोल दीजिए। तो मृत्युंजय ने बाहर देखा जहां हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उसने मही से कहा, नहीं बाहर बारिश हो रही है बीबी। इस पर मही ने कहा, लेकिन। तो मृत्युंजय ने उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मना किया ना। अब की बार मही ने कुछ नहीं कहा और उसके सीने पर अपना सिर रख लिया। तभी कार रुक गई और मृत्युंजय के फोन पर एक कॉल आया। मृत्युंजय ने फोन उठाया और अपने कान पर लगा लिया। बोलो बॉस, बिलाल रहमानी के लोगों ने हमारा रास्ता ब्लॉक कर लिया है। बिलाल रहमानी का नाम सुनकर मृत्युंजय की नीली आंखों में एक अजीब सी शांति आ गई। उसने मही को देखा, फिर बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। मही ने उसे देखा और कहा, कार क्यों रुक गई। तो मृत्युंजय ने उसके चेहरे को दोनों हाथ से पकड़ा और कहा, ऐसे ही। फिर अपनी एक उंगली से उसकी गर्दन की एक नस को दावा दिया। मही बेहोश होकर उसकी गोद में ही झूल गई। मृत्युंजय ने उसे गाड़ी की सीट पर लेटाया, फिर खुद कार से बाहर आ गया। मृत्युंजय अपनी कार के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके ठीक सामने कुछ दूरी पर 7 कारों का काफिला खड़ा था। उसके सामने अपना मुंह पर एक काले रंग का कपड़ा बांधे कुछ लोग खड़े थे। मृत्युंजय की सिर्फ एक कार ही यहाँ थी जिससे वो आया था। उसने अपनी सिगार को निकाला और जलाकर इसके कस लेने लगा। उसे अकेला देखकर सामने खड़े शख्स ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मृत्युंजय मीरानी। फिर उसने अपना हाथ से अपने एक गार्ड को कुछ इशारा किया। तभी एक चॉपर हवा में उड़ता हुआ आया और एक शख्स को ऊपर से नीचे फेंक कर चला गया। मृत्युंजय ने उसे देखा, वो उसी के लिए काम करता था। उसका एक गार्ड था, उसके हाथ में एक एनवलप था। ड्राइवर उस एनवलप को उसके हाथ से लेकर मृत्युंजय को दे दिया। मृत्युंजय ने वो एनवलप खोलकर देखा जिस कुछ वर्ड लिखे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस मृत्युंजय मीरानी, ओनली 2 months लेफ्ट। मृत्युंजय ने उस कार्ड को देखकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। वो सब जानता था, ये भी मही इस वक्त प्रेग्नेंट थी, मतलब ये कि वो उस पर नजर रख रहा था और ये बिलाल रहमानी के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। ये बात मृत्युंजय जानता था। वही सामने खड़ा बिलाल रहमानी का खास आदमी ने ये देख लिया और ये देखकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन तभी उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा, क्योंकि मृत्युंजय ने उस एनवलप को जला दिया था। उस शख्स ने मृत्युंजय को गुस्से घूरा, तभी उसकी नज़र पीछे गई जहां कईयों गाड़ियों का काफिला इधर ही बढ़ चला आ रहा था। उन सभी गाड़ियों में एक चीज़ एक कॉमन थी कि सभी उसमें लिखा नाम MM। वो हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। वो सब गाड़ियों का काफिला देखकर हैरान थे मगर डरे हुए नहीं थे। बिलाल रहमानी का एक भी शख्स मौत से डरता नहीं था, इसलिए तो वो MM से टक्कर लेने की सोच रखता था। मृत्युंजय ने उन्हें एक नज़र देखा, फिर वो वापस अपनी कार की तरफ आ गया और मृत्युंजय की कार वहां से चली गई। अगली सुबह मही मिरर में खड़ी होकर खुद को देख रही थी। कल रास्ते में क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो घूमकर आई, कार में बैठी, फिर उसने विंडो खोलने की जिद की और उसके बाद उसे अचानक नींद आ गई। कल जो हुआ था बड़ा अजीब हुआ था। उसने मृत्युंजय को देखा जो सोफे पर बैठा था और अपनी फाइलों को देख रहा था। मही ने एक ऑलिव ग्रीन कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। उसने मृत्युंजय के पास आकर कहा,
शिव, क्या मुझे सच में नींद आ गई थी? मृत्युंजय ने उसकी बात सुनकर उस फाइल को रखकर दूसरी फाइल को उठाते हुए कहा, बीबी वो तुम्हें पता होगा। तो मही ने उसके हाथ से फाइल छीनकर कहा, शिव आप मेरी बातों का सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देते? अगर मैं सो गई थी तो मुझे कैसे पता होगा? मृत्युंजय के साथ अब ये रोज का हो गया था उसके हाथ से चीजों को खींचना मही के कुछ पसंदीदा काम में से एक था। अगर मृत्युंजय उसकी बातों का सही जवाब न देता या फिर जवाब न देता तो मही उसके हाथ से सामान को खींच लेती थी और अपने दिलों हाथों मजबूर मृत्युंजय उससे कुछ कहता भी नहीं था। हाँ, अगर उसकी जगह कोई और होता तो उसे ये अंजाम जिंदगी भर याद रहता। खैर, मृत्युंजय ने पैर के ऊपर पैर चढ़ाते हुए कहा, बोलो। तो मही ने फाइल को टेबल पर फेंकते हुए कहा, मुझे कुछ कहना ही नहीं है, आप कीजिए अपना काम, जब देखो तब बस काम काम काम, बीबी की परवाह ही नहीं है। मही वहां से जाने को हुई तो मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और खड़े होकर कुछ कहने को हुआ तो मही ने दर्द से अपना पेट पकड़ लिया। मृत्युंजय ने पल में होती सर्द नीली आंखों से उसे देखा और कहा, बीबी। मही ने मृत्युंजय को गुस्से से देखते हुए कहा, आप मुझसे बात मत कीजिए। उसने मृत्युंजय से खुद को छुड़ाने की कोशिश की मगर वो कोशिश पूरी तरह नाकामयाब थी। मृत्युंजय ने सख्ती से कहा, बीबी मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा लेकिन बाद में, अभी यहाँ बैठो। मही ने उसे नाराजगी से देखा, वो उसकी सख्ती पर नाराज थी। आजकल तो मृत्युंजय की जरा सी सख्ती पर मही इमोशनल हो जाती थी। मृत्युंजय के कहने पर मही सोफे पर बैठ गई, उसके चेहरे पर दर्द की कुछ शिकन थी। मृत्युंजय ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ओज आजकल उनकी ड्यूटी हॉस्पिटल में कम रोज कैसल में ज्यादा लगी थी। ओज ने मही को चेक किया और कहा, डोंट वरी मिस्टर मीरानी, जब मूव करता है जो वो कुछ हरकतें करता है, हालांकि 2 बच्चे हैं और लगता है दोनों कुछ ज्यादा ही एक्टिव है, इसलिए मिसेज मीरानी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इतनी सी बात के लिए मुझे बुलाने की जरूरत नहीं थी। आखिर में उन्होंने धीरे से कहा मगर उनका बेड लेग की। मृत्युंजय ने उनकी बात को सुन लिया था। उसने कहा, लगता है आपको आने जाने में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है डॉक्टर, अच्छा है आज से अप्रोच कैसल में रहेंगी। मृत्युंजय की बात सुनकर रोज चौंक कर उसे देखने लगी और बोली, क्या? उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय ने उनकी हैरानी को इग्नोर करते हुए कहा, आपके लेट आने की वजह से मेरी बीबी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसलिए आज से आप यही रहेंगी। जैसे जैसे मृत्युंजय की बात आगे बढ़ रही थी ओस की हैरानी बढ़ती जा रही थी और ओस को देखकर मही अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए थी। उसने मृत्युंजय को देखकर जबरन मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मीरानी मैं अकेले नहीं रहती, मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। इस पर मृत्युंजय ने कहा, तो आपकी फैमिली भी यहाँ आ सकती है, आज ही आओ, अपना सारा सामान आउट हाउस में शिफ्ट करा सकती है। क्या था ये इंसान, ये नॉर्मल तो नहीं हो सकता, भला जरा सी बात के लिए इस हद तक कौन जाता है। वो उसे यहाँ शिफ्ट कराना चाहता था ताकि यहाँ तक आने में उसे जरा भी टाइम न लगे। वो सनकी था, हद से ज्यादा सनकी, और खासकर मही के लिए। डॉक्टर ओज अपना सिर हिला दिया। वो न नहीं कह सकती थी क्योंकि एक बार न करके वो देख चुकी थी। मृत्युंजय ने लगभग उसे जान से मारने के इरादे बना लिए थे। ये बात तब की थी जब उन्होंने टाइम से पहले मही का चेकअप करने के लिए मना कर दिया था क्योंकि वो उस वक्त डिलीवरी में बिजी थी और उस वक्त मही को दर्द हो रहा था। उनके मना करने पर मृत्युंजय ने अपनी गन निकाल ली थी और उनकी डेस्क को एक ही हाथ से पलटकर रख दिया था। तब से वो मृत्युंजय से इतना डर चुकी थी कि अगर उसका काल आ जाए या मही के जरा भी दर्द हो तो उनके दिल की धड़कन पहले बढ़ जाती थी। वो मही की तरफ घूमी और बोली, आप अपना ख्याल रखना और अगर बच्चे की मूवमेंट हल्की हो या ज्यादा टाइम तक न महसूस हो तो मुझे फौरन बता देना। इस पर मही ने हाँ में सिर हिला दिया। ओज वहां से चली गई। उनके जाने के बाद मृत्युंजय ने उसे पानी दे दिया और वही बैठ गया। मही ने पानी पीकर गिलास को टेबल पर रखा, तभी फिर से उसकी आह निकल गई। मही की आवाज सुनकर मृत्युंजय ने उसे देखा, फिर उसके पेट पर हाथ रख दिया। अब वो हलचल और तेज हो गई थी। पता नहीं दोनों बच्चे अंदर क्या कर रहे थे, लेकिन बाहर मही के चेहरे पर दर्द की शिकन दिखाई देने लगी थी, जिसे देखकर मृत्युंजय ने उसके पेट को अपने अंगूठे से सहलाते हुए सर्द आवाज से कहा, स्टॉप। उसने इतना ही कहा था कि तभी धीरे धीरे वो हलचल हल्की हो गई और फिर बिल्कुल ही बंद हो गई। ये इत्तेफाक था या वाकई बच्चे मृत्युंजय की बात समझते थे? जो भी था पता नहीं, लेकिन बच्चे ने अब कोई भी मूवमेंट करना बंद कर दी। जैसे डांट पड़ने के बाद बच्चे शांत बैठ जाते थे, ये बिल्कुल वैसी हरकत थी। मही ने भी ये महसूस किया। उसने मृत्युंजय से कहा, ब्रेकफास्ट करने चले। इस पर मृत्युंजय ने हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। दादाजी अभी भी यहाँ थे। वो अभी कुछ दिनों के बाद ही कोलकाता जाने वाले थे। डाइनिंग टेबल पर बैठी पद्मा जी ने जब मही को देखा तो उनका मुंह बन गया। उन्होंने जल्दी निगाहों से उसके पेट की तरफ देखा। ये बच्चे दुनिया में आने से पहले ही करोड़पति बन चुके थे और दुनिया में आने के बाद वो मृत्युंजय मीरानी की औलाद कहलाए जाएंगे।
ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मही और उसके बच्चे सोने की कलम से अपनी किस्मत लिखवाकर लेकर आए थे। पद्मा जी पहले तो सिर्फ मही की किस्मत से रश्क करती थी, लेकिन अब तो उसे उनके बच्चों की किस्मत से भी रश्क हो रहा था। मृत्युंजय और मही डाइनिंग टेबल के पास आए और मृत्युंजय ने मही को चेयर पर बैठा दिया। तभी देवराज जी ने कहा, मृत्युंजय तुमने डॉक्टर ओस को आउट हाउस में रुकने को कहा है। तो मृत्युंजय ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, जी डैड। ओस का जिक्र छिड़ते ही मही के चेहरे और छोटी सी हंसी खेल गई। उसे उनका कुछ वक्त पहले का चेहरा याद आ गया। देवराज जी के चेहरे पर भी एक दबी सी मुस्कुराहट थी। उन्हें ओस पर बहुत तरस आ रहा था। उन्होंने मृत्युंजय से कहा, जय उनकी पूरी फैमिली है, उन्हें यहाँ आने में परेशानी होगी। इस पर मृत्युंजय ने कहा, डोंट वरी डैड, मेरे गार्ड्स उन्हें बिना परेशानी के लेकर आएंगे, लेकिन आज से डिलीवरी तक वो उसी आउट हाउस में रहेंगी। मृत्युंजय की बात सुनकर देवराज जी ने हाँ में सिर हिला दिया। 207 स्ट्रिक्ट मृत्युंजय किस। सुबह का वक्त। मृत्युंजय की बात सुनकर देवराज जी ने आगे कुछ नहीं कहा। ओज अपनी पूरी फैमिली के साथ आउट हाउस आ गई थी। निर्मल और शालिनी जी खुद गई थी। उन्होंने कुछ स्टाफ की ड्यूटी आउट हाउस में लगा दी थी ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम न हो। ओज अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इस पर ओज ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जरूर। रोज कैसल। आदि कॉरिडोर से अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तभी उसे विवान ने टोकते हुए कहा, आदि। आदि ने विवान को देखा और कहा, जी भाई। इस पर विवान ने कहा, तुम लोग कॉलेज में क्या कर रहे हो, पढ़ने जाते हो या लड़ने वहां लड़कियों के साथ जाकर लड़ रहे हो। आदि ने उसे हैरानी से देखा और कहा, आपको कैसे पता। इस पर विवान ने उसे घूरते हुए कहा, सृष्टि ने बताया, सुधर जाओ तुम वरना मृत्युंजय को पता चला तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगा वो। पता है न, जब वो मारता है तो फिर गिनती नहीं करता है। और वैसे पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी। विवान को इस बार वाकई गुस्सा आ रहा था जो उसके चेहरे से झलक रहा था। आदि को पता था कि विवान तो सिर्फ मुंह से बात कर रहा था, अगर मृत्युंजय को पता चला तो वो बात नहीं करेगा, सीधा मारना चालू कर देगा। विवान की आखिरी बात सुनकर आदि ने कहा, जी भाई अच्छी चल रही है। तो विवान ने कहा, लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम आ रहे हैं, इस बात रिजल्ट मृत्युंजय देखेगा। विवान ने जैसे उसके ऊपर बम फोड़ा था, उसने कहा, क्या भाई। तो विवान ने कहा, वो अमेरिका नहीं जा रहा है पता है। इतना कहकर वो वहां से चला गया और आदि हैरानी से उसे जाता देखता रहा। उसने जल्दी से शुभ को कॉल लगाया, ओए शुभ, लास्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। तो शुभ उधर से बोला, क्या हो गया, अचानक तुझे सिलेबस की याद कैसे आ गई। इस पर आदि ने कहा, इस बार मृत्युंजय भाई घर पर है, अगर मेरे मार्क्स कम हुए तो वो मुझे छोड़ोगे नहीं। विवान भाई तो सिर्फ डांटते थे, मृत्युंजय भाई तो खाल उधेड़ देंगे। आदि की बात सुनकर शुभ ने हंसते हुए कहा, अच्छा चल डर मत, बता रहा हूँ। दूसरी तरफ हाल में मही सभी के साथ बैठी हुई थी। अभिषेक भी शीतल के पास बैठा हुआ था। वो शीतल को परेशान कर रहा था और शीतल उसे आंखें दिखा रही थी। अभिषेक ने मुस्कुराकर आगे से जूस का गिलास उठाया, तभी मही ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अभिषेक ये क्या हुआ है। अभिषेक ने अपने हाथ की तरफ देखा जहां जलने का निशान था। अभी अभी आए अक्षय ने जब मही की बात सुनी तो कहा, ये निशानी है भाभी माँ। तो मही ने उसे नासमझी से देखा और कहा, निशानी किस चीज की निशानी। इस पर अभिषेक ने कहा, वो भाभी जल गया था बहुत पहले, तब हम बहुत छोटे छोटे थे। अभिषेक की बात सुनकर शीतल ने कहा, कैसे जल गया। तो अभिषेक ने कहा, मृत्युंजय भाई की मार से बचने के लिए मंदिर में चला गया था तो वही दिए से जल गया था। इतने में निकिता ने वहां आ गई और बोली, क्या बातें हो रही है। इस पर अक्षय ने कहा, अभिषेक भाई अपने बचपन का किस्सा सुना रहा है। निकिता सोफे पर आकर बैठी और बोली, अच्छा तो क्या बता रहे थे। इस पर शीतल ने कहा, और क्या बचपन में पीटे थे मृत्युंजय सर से। निकिता ने अभिषेक से कहा, ओह तो तुमने बड़े भाई का थप्पड़ खाया है। इस पर अक्षय चौंक कर बोला, थप्पड़। अब तक सृष्टि भी किचन से बाहर आ गई। वो मही के लिए फ्रूट्स लेकर आई थी जिसे उसने मही के सामने रख दिया। मही ने उसे थैंक यू कहा और बैठने का इशारा किया। सृष्टि भी वही बैठ गई और अक्षय के चौंकने पर वो भी उसे देखने लगी। डंडों से पीटते थे और तब तक पीटते रहते थे जब तक डंडा टूट न जाए। अगर हम भाई बहनों से कोई गलती होती थी तो मृत्युंजय भाई डंडों से स्वागत करते थे। अब तो हमें भी याद नहीं है कि कितनी बार हमने उनकी मार खाई है। वो चारों लड़कियां उसकी बात सुनकर उसे चौंक कर देखने लगी। ऐसा कुछ भी होगा उन्हें नहीं पता था। तभी अभिषेक बोला, हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं उस वक्त 10th स्टैंडर्ड में था और मेरे 80% मार्क्स आए थे और भाई को 90 से ऊपर चाहिए थे। बस फिर क्या, उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा और डंडा उठाकर शुरू हो गए। मही ने हैरान होकर कहा, सच में माँ और पापा ने नहीं रोका।
उसे वाकई यकीन नहीं हो रहा था कि मृत्युंजय ऐसा भी करता होगा। उसकी बात सुनकर अक्षय ने कहा, 100% सच भाई, मारते 10 थे और गिनते 1 थे। वो हमें पढ़ाते थे तो 10-20 थप्पड़ तो ऐसे ही मार देते थे, और हमारे मॉम डैड वो तब बिल्कुल नहीं बोलते थे जब मृत्युंजय भाई हमें पीट रहे होते थे। हम सब ने उनके डंडे की मार खाई है, बस आदि और ईशा बच गए। तो निकिता ने कहा, विवान भी पीटा है क्या? इस पर अभिषेक ने न में सिर हिलाकर कहा, नहीं, वो तो सभी में अच्छे थे, उन्हें मृत्युंजय भाई ने कभी नहीं मारा। मही तो उन दोनों की बातें सुनकर हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि मृत्युंजय इतना स्ट्रिक्ट होगा। उसने अपने बच्चों का सोचा, जब उसने भाइयों को नहीं छोड़ा तो क्या अपने बच्चों को छोड़ देगा। OCF मृत्युंजय अपने ऑफिस में बैठा था, उसके साथ विवान और संजय भी बैठे थे। वो तीनों किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे कि तभी डेविड उनके कैबिन में आया। काम के बीच मृत्युंजय को जरा भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं था। वो डेविड को नीली सर्द निगाहों से देखने लगा, जिससे सहम कर डेविड ने कहा, बॉस बात बहुत जरूरी है। मृत्युंजय ने कहा, बोलो। तो डेविड ने उसके पास आकर कहा, बॉस, वेदा ने उन्हें जान से मार दिया। उद्धरण चिन्ह। डेविड की बात सुनकर विवान और संजय हैरान रह गए। संजय ने कहा, वेदा पागल हो गया है क्या? विवान ने मृत्युंजय को देखा जो एक उंगली से अपना सिर सहला रहा था। उसने मृत्युंजय से कहा, तूने उस सिरफिरे से मना नहीं किया था कि उन्हें मारना नहीं है? तभी डेविड ने कहा, बॉस ने मना ही किया था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा ही खिसका हुआ रहता है। जैसे ही उसे पता चला कि वो लोग मैडम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उसने गुस्से में सबको मार दिया। डेविड ने चीढ़कर कहा, वेदा हमेशा उसके काम बड़ा देता था। मृत्युंजय ने कहा, क्रिस्टल कहाँ थी? उद्धरण चिन्ह। इस पर डेविड ने कहा, वही थी। वेदा यानी कि वेदांग मित्तल। डेविड, रॉकी पाशा और केशव की तरह ही वेदा मृत्युंजय के लिए एक खास इंसान था। वेदा उसके लिए इसलिए भी खास था क्योंकि वो उसके साथ तब से था जब उसकी उम्र महज 11 साल थी। उस वक्त मृत्युंजय 15 साल का था और जब फाइट करता था तभी वेदा उसे मिला था। वो अनाथ था, उसका कोई नहीं था, लेकिन मृत्युंजय ने उसे अपने साथ रख लिया था और तब से वो उसके साथ काम करता था। वेदा मृत्युंजय के लिए आसानी से किसी की भी जान ले सकता था और वक्त आने पर अपनी जान दे भी सकता था। उसके पास अपना कहने के लिए सिर्फ मृत्युंजय ही था और इसीलिए वो मृत्युंजय पर उंगली उठाने वाले को दुनिया से उठा देता था। जैसे शुभ के लिए मृत्युंजय उसका मेंटोर था, वैसे ही वेदा के लिए भी था। वेदा भी मृत्युंजय के बाकी भाइयों की तरह ही उसकी मार खाकर बड़ा हुआ था और आज भी अक्सर गुस्से में आकर जब वो गलतियां करता था तो मृत्युंजय या तो उसे कहीं जंगलों में छोड़ देता था या फिर उस पर डंडे बरसाता था, लेकिन वो इतना ढीठ हो चुका था कि सुधरता नहीं था। मृत्युंजय के लिए कुछ लोग बहुत खास थे, पहले तो उसकी फैमिली, फिर केशव, पाशा, रॉकी, डेविड और वेदा। वो उन्हें डांटता भी था और ज्यादा गुस्सा आने पर मारता भी था, लेकिन उनसे प्यार भी करता था। मृत्युंजय की मार उनके लिए माँ बाप और उस टीचर की तरह थी जो पढ़ाते वक्त उनकी शैतानी के लिए उन्हें सजा भी देता था। अभी डेविड की बात सुनकर मृत्युंजय का दिमाग खराब हो रहा था। उसके हल्के गुस्से से डेविड से कहा, कहाँ है वो? तो मृत्युंजय की बात सुनकर डेविड ने कहा, उनकी बॉडी बिलाल रहमानी को पार्सल करवा रहा है। इस पर मृत्युंजय ने अपने हाथ में पकड़े पेन को टेबल और फेंकते हुए कहा, उसे यहाँ लेकर आओ। वो अपनी चेयर से उठ गया और अपने शर्ट की स्लीव्स को ऊपर चढ़ाते हुए कैबिन से बाहर आ गया। उसके जाते ही संजय ने विवान से कहा, इस लड़के को मृत्युंजय से डर नहीं लगता है क्या? हमेशा वही करता है जिस बात के लिए उससे मना किया जाए। 2 साल पहले मृत्युंजय ने उसके बिना सोचे समझे काम करने की वजह से ही सजा दी थी और तब से अफ्रीका के जंगलों में भटक रहा है और अब आते ही इसने फिर नया कांड कर दिया। इसे बुलाना ही नहीं चाहिए था। विवान ने डेविड को देखा और कहा, तुमने उसके साथ किसी को भेजा क्यों नहीं? इस पर डेविड ने कहा, क्रिस्टल थी उसके साथ। तो विवान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम्हें उस लड़की के अलावा और कोई नहीं मिला? वो तो उसे बढ़ावा देती है। केशव को भेजना चाहिए था या पाशा को भेजते। इस पर डेविड ने चीर कर कहा, अगर मुझे पहले पता होता तो उस पहाड़ को ही भेजता। इतना कहकर वो चला गया। पहाड़ से उसका मतलब केशव से था। वो इतना लंबा चौड़ा था कि सब उसे पहाड़ ही कहते थे। रोज कैसल। सृष्टि अपने कमरे में आई, पीछे से अक्षय भी वहां आ गया। सृष्टि ने कहा, अक्षय मुझे कॉलेज जाना है, तुम मुझे छोड़ दोगे? इस पर अक्षय ने कहा, हाँ क्यों नहीं, वैसे आज तुम लेट कॉलेज जा रही हो। तो सृष्टि ने कहा, हाँ आज हॉलिडे है, न कॉलेज में कोई फेस्ट है, तो बस कुछ ही बच्चे आएंगे इसलिए। उद्धरण चिन्ह। इस पर अक्षय ने कहा, ओह नेहुल भी आएगी। तो सृष्टि ने कहा, नहीं उनकी ड्यूटी नहीं लगी है। अक्षय ने अपना सिर हिला दिया और कहा, मैं नीचे हूँ, आ जाओ। सृष्टि ने सिर हिला दिया। अक्षय कमरे से निकल गया। फ्लैट पर अन्नी किचन में खड़ा कुक कर रहा था। वो फ्राइड राइस बना रहा था। तभी बाहर से एक प्यारी सी तंज भरी आवाज आई।
डार्लिंग खाना लाने में इतना वक्त लगता है, ऐसे तो मैं भूख ही मर जाऊंगी। इस पर अन्नी ने चीख कर कहा, आ रहा हूँ, मेरा खून पी लेती हो, दिमाग खा लेती हो, उसके बावजूद भी ये भूखी है, हवसी औरत। तभी बाहर से फिर से आवाज आई, तुमने कुछ कहा डार्लिंग? तो अन्नी ने एक लंबी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं स्वीटहार्ट, मैंने कहा कुछ कहा, देखो खाना बन गया। फिर वो फ्राइड राइस एक प्लेट में निकाल कर नेहुल के लिए ले आया, जो डाइनिंग टेबल पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। अन्नी ने उसके सामने प्लेट रख दी। नेहुल ने एक चम्मच खाते ही कहा, वाह मजा आ गया, तुमसे ज्यादा टेस्टी फ्राइड राइस कोई बना है नहीं सकता। नेहुल की बात सुनकर अन्नी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर आगे की बात सुनकर चली भी गई। मेरा पहले वाला बॉयफ्रेंड भी इतने अच्छे फ्राइड राइस नहीं बना पाता था। अन्नी ने एक चेक खींची और उस पर बैठकर नेहुल को देखते हुए कहा, तुमने अपने बॉयफ्रेंड के हाथ के फ्राइड राइस भी खाए हैं? तो नेहुल ने कहा, हाँ मैंने तो और भी बहुत कुछ खाया है, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। नेहुल कुछ कहने ही वाली थी तो अन्नी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं सुनना, वो जो भी था तुम्हारा पास था, अब तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान लगाओगी। तो नेहुल ने अपने दोनों हाथ उसके गले में डालकर कहा, बिल्कुल मिस्टर राठी, अब से मेरा सारा ध्यान सिर्फ तुम पर रहेगा। ये कहते हुए उसकी आवाज इंटेंस हो गई और अनिकेत अचानक उसे रोमांटिक देख पीछे होने लगा। वो ललखाते हुए बोला, नेहुल। तो नेहुल मुस्कुराकर बोली, हाँ बोलो डार्लिंग। इस पर अन्नी जबरन मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे फ्राइड राइस ठंडे हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर नेहुल ने उसके होठों की तरफ झुकते हुए कहा, तो जाने दो। अन्नी की धड़कनें तेज होने लगी। उसने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? हम ये सब शादी के बाद करेंगे। तो नेहुल ने उसे घूर कर देखा और कहा, बिल्कुल नहीं, कम से कम एक किस तो मैं कर ही सकती हूँ, हाँ बाकी सब शादी के बाद चलेगा, मगर किस नहीं। इस पर अन्नी ने कहा, तुम लड़की हो, कुछ तो शर्म करो। अन्नी की बात सुनकर नेहुल लगभग उसके ऊपर चढ़ते हुए बोली, जिसने की शर्म उसके फूटे। कर्म कहावत नहीं सुनी तुमने, अब तुम चुप हो जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। अन्नी कुछ कहने को हुआ तो नेहुल ने उसे कुछ कहने ही नहीं दिया, उसके अपने होठों से उसके होठ बंद कर दिए। अन्नी तो हैरानी से उसे देखता रह गया। OCF, इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर फ्लोर पर जहां मृत्युंजय का केबिन था, वहां एक दूसरे रूम में इस वक्त मृत्युंजय सोफे पर बैठा था और उसके सामने एक शख्स खड़ा था। उसकी उम्र यही कुछ 27 साल थी। उसने एक ब्लू जीन्स की पैंट और ऊपर सफेद शर्ट के ऊपर एक जैकेट पहनी थी। उसके काले बाल माथे तक बिखरे हुए थे। वो मृत्युंजय के सामने सिर झुकाए खड़ा था। उसके हाथ पीछे एक दूसरे में बंधे थे। विवान और संजय उसे पूरे 2 साल बाद देख रहे थे। वो दोनों जानते थे कि जितने शरीफ अभी ये दिख रहा था, ये इतना शरीफ नहीं था। ये इंसान सिर्फ मृत्युंजय के सामने ही शरीफ बनता था और उसी के सामने शांत रहता था। क्रिस्टल और डेविड भी एक तरफ खड़े थे। मृत्युंजय के हाथ में एक टैब था। उसने वो टैब सामने पड़ी टेबल पर फेंका, फिर उठकर वेदा के पास जाते हुए उसे देखकर कहा, मैंने क्या कहा था तुमसे? इस पर वेदा ने कहा, मैंने कोशिश की थी बॉस। मृत्युंजय ने अपने हाथ में पहनी वॉच को उतारते हुए उसे डेविड को देते हुए कहा, और क्या कोशिश की थी? तो वेदा ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो बिलाल रहमानी भाभी को चोट पहुंचाना चाहता है तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें जान से मार दिया। वेदा को अब भी गुस्सा आ रहा था। उसका लहजा देखकर लग रहा था कि अगर इसे दोबारा मौका मिलता तो वो दोबारा यही करेगा। लेकिन तभी एक तड़ाक की आवाज उस कमरे में गूंजी। क्रिस्टल ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही डेविड भी अपनी एक आंख बंद करके उसे देखने लगा। विवान और संजय ने एक दूसरे की तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया। वेदा का चेहरा अब भी झुका हुआ था, लेकिन उसके गालों पर एक साइड थप्पड़ के निशान बन चुके थे जो अभी अभी मृत्युंजय ने उसे लगाया था। आई नो आप सबको मही की डिलीवरी की जल्दी है, लेकिन अभी मुझे बहुत कुछ दिखाना है, इसलिए मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकती। आप सब थोड़ा इंतजार कर लो प्लीज, मैं आप सबको निराश नहीं करूंगी। 208 मृत्युंजय का गुस्सा, विवान का डर। OCF, टॉप फ्लोर पर गर्मा गर्मी का माहौल था। वेदा सिर झुकाए खड़ा था। क्रिस्टल और डेविड की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो दोनों खुद भी अपना सिर झुकाए खड़े थे। वो बिल्कुल चुप और सहम कर खड़े थे। वैसे तो दोनों ही निडर थे। इतने खून की उन्होंने कि अब उनके मन में मरने का डर गायब ही हो गया था। और मृत्युंजय अपने गार्ड को जो ट्रेनिंग देता था, उसके बाद सभी के अंदर इमोशन लगभग मर चुके थे। मगर मृत्युंजय का गुस्सा ऐसा था जो उनके मन में न चाहते हुए भी डर बैठा देता था। और रही बात MM की, तो उसे तो वो अपने सपने में भी देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि MM इंसान नहीं हैवान था जिसने एक वक्त किसी का पूरा परिवार खत्म कर दिया था। जब तक मृत्युंजय MM नहीं होता था तब तक उससे बात करना आसान था, लेकिन जब वो MM बन जाता था तो उसके सामने आना भी अपनी मौत को दावत देने जैसा था। हालांकि MM अभी अंडरग्राउंड था और कई सालों से था,
इसी कमरे में खड़ा वेदा अभी भी सिर झुकाकर खड़ा था और मृत्युंजय उसे अपनी नीली सर्द निगाहों से देख रहा था। उसके जबड़े कसे हुए थे। उसने वेदा के जबड़े को उन 2 उंगलियों से पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए सर्द आवाज में अपने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, कुछ न करने को कहा था तुमसे वेदा, तो बात सुननी चाहिए थी। इस पर वेदा ने कहा, सॉरी बॉस। उसका सॉरी सुनकर मृत्युंजय ने एक और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया। इस बार वेदा कुछ लड़खड़ा गया, लेकिन फिर संभल कर खड़ा हो गया। इतने थप्पड़ खाने के बाद भी उसके एक्सप्रेशन में जरा भी बदलाव नहीं आए थे, न ही उसकी नजरें एक पल के लिए भी उठी थी। उसके होठ के कोने से अब तो खून भी आने लगा था और ये उसके लिए नया नहीं था। जब भी मृत्युंजय को गुस्सा तेज आता था तो ऐसा ही करता था। फिर चाहे उसके सामने कोई भी हो, अगर यहाँ अभिषेक भी होता तो उसकी हालत भी यही होती, या फिर उससे बुरी और हो चुकी थी, वो भी एक बार नहीं कई बार। वेदा की हालत देखकर विवान खड़ा हो गया। वो बोला, अब रहने भी दो मृत्युंजय, गलती हो गई उससे। तो मृत्युंजय ने वेदा को एक नज़र अपनी सर्द निगाहों से देखा, फिर टेबल से टैप को उठाकर उसके पास फेंका और अपने जबड़े कसते हुए कहा, इसके बारे में क्या कहोगे। वेदा ने वो टैप देखा, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। अब उसे समझ आया कि क्यों मृत्युंजय ने उन लोगों को मारने से मना किया था। सब कुछ एक ट्रैप था। जिन बॉडी को वेदा ने बिलाल के पास पार्सल करवाया तो वो अब पुलिस फोर्स की हिरासत में थे। वेदा की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, बिलाल रहमानी, उद्धरण चिन्ह। फिर उसने मृत्युंजय से कहा, बॉस आप मुझे बस कल का टाइम दो, मैं ये सारा मैटर सॉल्व कर दूंगा। मृत्युंजय जो अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर उसे सर्द निगाहों से देख रहा था, वो उसकी बात को इग्नोर करके डेविड से बोला, केशव और पाशा को बुलाओ। उद्धरण चिन्ह। डेविड उसकी बात सुनकर वहां से चला गया। वही वेदा कंफ्यूजन से उसे देखने लगा। थोड़ी देर में केशव और पाशा अंदर आए। मृत्युंजय ने उन दोनों को देखकर कहा, इसे लेकर आ जाओ और ले जाकर बंद कर दो। उद्धरण चिन्ह। वेदा ने उसे हैरानी से देखा। वो बोला, बॉस आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे भाभी से मिलना था, मैं उनसे मिलने के बाद चला जाऊंगा। मृत्युंजय ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए डेविड से अपनी वॉच ली और वहां से जाते हुए पाशा और केशव से कहा, मेरे ऑर्डर से पहले ये बाहर नहीं आना चाहिए। मृत्युंजय के पीछे क्रिस्टल और डेविड भी चले गए। वेदा उसके पीछे जाने को हुआ तो केशव और पाशा ने उसे पकड़ लिया। वेदा ने उन दोनों को गुस्से से घूरा और कहा, छोड़ो मुझे। केशव और पाशा उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसे उठाकर लेकर चले गए और उसे कार की डिग्गी में सामान की तरह भरा, फिर डिग्गी बंद कर दी। अंदर से वेदा गुस्से से चीखते हुए बोला, साले कमीनों, खोलो मुझे, एक बार आ जाने दो, फिर तुम्हें बताता हूँ। केशव और पाशा को उसकी धमकियों का कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, वो उसे लेकर चले गए। मृत्युंजय अपने केबिन की तरफ जा रहा था, तभी विवान ने उससे कहा, अब क्या करोगे जय, अगर ये बात मीडिया में आई तो तुम्हारा नाम भी सामने आएगा। बिलाल रहमानी तुम्हें बाहर लाना चाहता है, इसलिए उसने ये ट्रैप बनाया था। उद्धरण चिन्ह। अब तक वो लोग मृत्युंजय के केबिन में आ चुके थे। मृत्युंजय अपनी चेयर के पास आया। उसने अपने लैपटॉप की तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के विवान से कहा, मीडिया वही दिखाएगी जो हम चाहते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो। फिर उसने विवान को देखा और गहरी और सर्द आवाज में कहा, खत्म कर दो सबको। मृत्युंजय कहते हुए उतना हो नॉर्मल था जितना वो हमेशा होता था, जैसे मानो ये कोई मामूली बात थी। विवान ने उसे हैरानी से देखा और कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। इस पर मृत्युंजय ने विंडो के पास गया और फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट टर्न किया और खोलकर सामने देखा। उसके दोनों हाथ अभी भी पेंट की पॉकेट में रखे थे। उसने सामने देखते हुए विवान की बातों का जवाब देते हुए कहा, लेकिन एमएम कर सकता है। मृत्युंजय की आवाज सुनकर एक पल के लिए विवान के शरीर में भी सिरहन दौड़ने लगी। उसके आंखों के सामने कुछ तस्वीरें उभर आई। एक बिल्डिंग जहां एक शख्स अधमरी हालत में नीचे पड़ा था। उसके आसपास लोगों के कटे फटे शरीर पड़े थे जो वहां चादर की तरह बिछे हुए थे। आसपास दीवारों पर खून के छींटे पड़े थे। दीवारें भी सफेद से लाल थी और लाशों के बीच उस अधमरे शख्स के सामने खड़ा एक दूसरा शख्स खड़ा था जिसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंट पहनी थी। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। उन बालों पर पसीने की जगह खून टपक रहा था। वो खुद भी खून से नहाया हुआ था। उसकी सफ़ेद शर्ट लाल थी, बिल्कुल गहरी लाल, जिसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये कभी सफ़ेद भी होगी। उसके हाथ पर खून लगा था। उसकी नीली आंखें उस अधमरे शख्स को देख रही थी। वो पूरी बिल्डिंग लाशों से भरी हुई थी और उन्हें मारने वाला शख्स यही था जो हाथ में एक लोहे को रॉड को पकड़े खड़ा था। उसके शरीर से लिपटा खून का लिबास इन्हीं लोगों का था और यही एमएम था। हाँ, एमएम लोगों के खून से लिपटा एक हैवान। उसकी आंखों में अभी वहशी चमक दिखाई दे रही थी जिसमें ना जाने कितनी चिताएं समाई हुई थी। वो उस रॉड को कसकर पकड़कर उस अधमरे शख्स को मारने के लिए बढ़ा, तभी एक चीख वहां गूंजी, जय। इसी चीख के साथ विवान होश में आया। उसने गहरी
सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली, फिर एक नज़र मृत्युंजय को देखा और वहां से चला गया। विवान का डर यूं ही नहीं था, क्या था ये बात वो जानता था, सिर्फ वो। मुंबई में आज कुछ अलग था, लोगों के बीच खौफ मौजूद था, पुलिस फोर्स में हलचल मची थी, क्योंकि आज मुंबई की पूरी मास मीडिया के लोगों के कंट्रोल में थी। सभी मीडिया कंपनी में के गार्ड मौजूद थे। सालों बाद के लोग पब्लिक में आए थे और ये अच्छी खबर नहीं थी। रात का वक्त, रोज कैसल। इधर मही गार्डन से अपने कमरे में जा रही थी। वो अकेली थी, उसने एक हाथ अपने पेट पर रखा हुआ था। वो अपने बच्चों से बात करते हुए अंदर की तरफ बढ़ रही थी। आज अगर आपके डैड लेट आए तो मैं उन्हें कमरे में नहीं आने दूंगी। दिन का वक्त हो रहा है मगर उन्हें परवाह ही नहीं है। तुम दोनों बड़े होकर अपने डैड की तरह बिल्कुल मत बनना, अपनी मम्मा की तरह बनना। मही अपने बच्चों को ऐसे समझा रही थी जैसे वो उसके सामने और उसकी बातों को समझते हो। वो अभी दरवाजे के पास पहुंची ही थी, तभी उसे किसी की आवाज़ें सुनाई दी। वो उस तरफ आ गई। तुम्हें क्या लगता है मृत्युंजय ऐसा नहीं करेगा? ये पद्मा की आवाज़ थी। वो अशोक जी से कुछ कह रही थी। पद्मा, तुम क्यों बीती बातों को आज में लेकर आ रही हो? अशोक जी की बात सुनकर पद्मा जी ने कहा, अशोक, ये कोई पुरानी बात नहीं है। और क्या तुम्हें नहीं पता, छोटे पापा ने खुद सानिध्या से वादा किया था कि वो मृत्युंजय का पहला बच्चा उसे देंगे और वो वादा तो उन्हें पूरा करना होगा। और अब तो मृत्युंजय ने भी छोटे पापा को माफ कर दिया है, तो हो सकता है कि अब मृत्युंजय उनकी बात मान जाए। तुम तो जानते ही हो वो अभी भी बड़े सरकार है, उनके वादे की कीमत बहुत है। पद्मा जी की बात सुनकर अशोक उनकी बातों को सोचने लगे। वो गलत नहीं कह रही थी। हाँ, ये बात भी है, लेकिन मही ऐसा नहीं होने देगी। इस पर पद्मा ने कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है? अगर मृत्युंजय चाहेगा तो मही भी कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे भी मृत्युंजय के एक नहीं दो बच्चे होने वाले हैं। अगर वो उसमें से एक वादे को बचाने के लिए सानिध्या को दे भी देता है तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? आखिर उसकी मांग भी जायज है। मही के पास एक बच्चा तो रहेगा ना। उन दोनों को नहीं पता था कि सानिध्या मर चुकी थी। मृत्युंजय बहुत पहले ही उसके पूरा वंश खत्म कर चुका था। और नहीं इस बात का अंदाजा था कि मही ने उनकी सारी बातें सुन ली है, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो वो ऐसा कभी नहीं कहते। मृत्युंजय का डर उनके दिल में अभी भी जिंदा था। इधर मही जो उनकी सारी बातें सुन रही थी, उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल गायब हो चुकी थी। वो वहां रुकी नहीं बल्कि अंदर चली गई। मही के कानों में अभी भी पद्मा जी की बातें गूंज रही थी। मृत्युंजय के एक नहीं दो बच्चे होने वाले हैं। अगर वो उसमें से एक वादे को बचाने के लिए सानिध्या को दे भी देता है तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? मृत्युंजय ने भी छोटे पापा को माफ कर दिया है, तो हो सकता है कि अब मृत्युंजय उनकी बात मान जाए। मही के पास एक बच्चा तो रहेगा ना। मही ध्यान नीचे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो सानिध्या में था जब वो अपना वादा याद दिलाने के लिए बड़ी हवेली आई थी। अंदर आते ही वो लड़खड़ा गई तो दोनों नर्स ने उसे पकड़ लिया। मही का हाथ भी उसके पेट पर चला गया। वो डर गई। उसके साथ वो दोनों नर्स भी डर गई। अगर मही को कुछ होता तो उन्हें अभी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। वो दोनों कुछ देर पहले ही अंदर आई थी। वो बाहर मही के पास जा रही थी, लेकिन मही खुद ही उठकर अंदर आने लगी। उनमें से एक नर्स ने कहा, मैडम आप ठीक है ना? तो मही ने अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस अपने कमरे में जा रही थी। तो उस नर्स ने कहा, ओके हम आपको छोड़ देते हैं। मही ने न में सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। इतना कहकर वो बिना उनकी बात सुने अपने कमरे की तरफ जाने लगी। कमरे में मही ने टेबल से पानी उठाकर पी लिया, फिर बेड पर बैठ गई। वो सानिध्या के बारे में बिल्कुल भूल गई थी। वो इतनी खुश थी कि उसे अपने बच्चों से ज्यादा सोचने का वक्त ही नहीं मिला। अगर उसके पद्मा जी और अशोक जी की बात नहीं सुनी होती तो उसे अभी भी याद न आया होता। क्या हो गया? अगर उसके 2 बच्चे थे तो वो अपना एक भी बच्चा किसी को नहीं देगी। उसे तो हैरानी थी कि पद्मा जी ऐसा सोच भी कैसे सकती थी, जबकि वो तो एक औरत भी थी और एक माँ भी। मही ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका सिर दर्द से फट जाएगा। उसने ड्रॉर खोला और उसमें से मेडिसिन निकाल कर खा ली और फिर उठकर बालकनी में आ गई। इधर रोज कैसल में एक कार आकर रुकी और वो सारी कार एक एक करके पार्किंग में आकर रुकी। एक गार्ड ने आगे आकर डोर खोल दिया। उसमें से मृत्युंजय बाहर आया और अपने कोट का एक बटन खोलते हुए तेज कदमों के साथ अंदर चला गया। वो अपने कमरे में आया। उसकी आंखें सख्त हो गई। हर रोज मही उसे कमरे में मिलती थी, या तो कुछ खा रही थी या फिर उसके हाथ में कोई स्टोरी बुक होती थी, लेकिन आज तो वो कमरे में ही नहीं थी। उसके अपना कोट सोफे पर फेंका, फिर कमरे की बालकनी की तरफ बढ़ गया। बालकनी में खड़ी मही को जब अपने पीछे किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो वो एकदम से मुड़ी, लेकिन मृत्युंजय उसके बिल्कुल पीछे ही खड़ा था, इसलिए वो लड़खड़ा गई। तो मृत्युंजय ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। मही का सिर मृत्युंजय के सीने से जा लगा। इसके दोनों हाथ मृत्युंजय के सीने पर आ गए।
हालांकि मृत्युंजय ने उसे आराम से ही अपने करीब किया था कि झटका उसे महसूस भी नहीं हुआ होगा। मृत्युंजय ने मही को देखा जिसने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया था। मृत्युंजय ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ बीबी? तो मही ने वैसे ही अपना सिर न में हिला दिया जैसे कह रही हो कि कुछ नहीं। मृत्युंजय ने गहरी सांस ली जैसे अपने अंदर सब्र लाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त वो उससे झूठ बोल रही थी और उसे झूठ बर्दाश्त नहीं था। कुछ तो हुआ था, वो परेशान थी, वरना वो यहाँ कभी नहीं खड़ी थी। पता नहीं कैसे कहाँ से मही के मामले में मृत्युंजय के अंदर इतने सब्र आ जाता था। मही इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं थी कि उसका गुस्सा झेल सके, यही वजह थी कि वो उससे कुछ नहीं कहता था। मैंने एडिक्टेड की कहानी बहुत पहले ही लिख ली है। मृत्युंजय की पर्सनैलिटी वैसी है जैसी पहले थी, और सच कहूँ तो ये मृत्युंजय अपनी फैमिली की बैकबोन है। मैं हर वक्त उसे एक जैसा नहीं दिखा सकती, वरना आप लोग बोर हो जाओगे, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मृत्युंजय बदला नहीं है और न ही कभी बदल सकता है और नहीं कभी बदलेगा। मही ही वो आखिरी इंसान है जो उसके सॉफ्ट साइड को बाहर ला सकती है, और वो भी सिर्फ कुछ पलों के लिए। वो मृत्युंजय मीरानी है और वही रहेगा। और हाँ, जल्दी आप सबको देखने को मिलेगा जिसके सामने मृत्युंजय भी कुछ नहीं है। मृत्युंजय मीरानी घमंडी है, डेंजरस है, बट वो हैवान है, और वो तो अभी तक सामने आया भी नहीं है। तो ये तो दिमाग से निकाल दे कि मैं मृत्युंजय की पर्सनैलिटी में जरा भी बदलाव करने वाली हूँ। और रही बात वेदा की, तो उसका मही से बहुत बड़ा कनेक्शन है जो कहानी में आगे पता चल जाएगा। 209 एक्सीडेंट, मही का बदला बिहेवियर, परेशान निकिता। रात का वक्त, बालकनी में मैं मही मृत्युंजय के सीने से अपना सिर लगाकर खड़ी थी। मृत्युंजय, जिसे फिलहाल मही पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करके खड़ा था। उसने मही से कहा, डिनर करने चलते हैं। मही ने भी अपना सिर हटाकर कहा, हाँ चलिए। मही और मृत्युंजय दोनों ही अंदर आ गए। मृत्युंजय फ्रेश होकर आया और फिर वो लोग डाइनिंग टेबल पर आ गए। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हुए थे, मही भी वहां एक चेयर पर आकर बैठ गई। तभी उसकी नज़र पद्मा जी पर चली गई, जो हंसी खुशी अपना खाना खा रही थी और अपनी बेटी मिनी से कुछ कह रही थी। इधर सृष्टि अभी भी किचन में थी, उसके पीछे अक्षय भी वहां आ गया। वो सृष्टि के पास आकर बोला, ये तुम क्या कर रही हो? अक्षय एकदम उसके करीब आकर खड़ा हो गया था। सृष्टि एक पल के लिए चौंकी, फिर उसे देखकर बोली, कुछ नहीं, मैं आ ही रही थी। तो अक्षय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो चलो। वो सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया। सृष्टि उसे रोकती रह गई। घर के बाकी सब तो पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। अन्नी अपने फोन में लगा था, तो आदि ने उससे कहा, अन्नी तो अब इस कटकट को रख दे, दिन भी करेगा या फिर इसी से काम चला लेगा। तो अन्नी ने उसे चीर कर कहा, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? इस पर आदि ने कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है भला, लेकिन बाकी सबको हो सकती है। इतना कहकर उसने अन्नी से उसका फोन छीन लिया और अन्नी ने उसे चौंक कर देखा और कहा, मेरा फोन दो। आदि ने उसे अभिषेक के पास फेंकते हुए कहा, अभिषेक भाई कैच करो। फिर अन्नी से कहा, डिनर के बाद ले लेना। अभिषेक ने भी फोन कैच कर लिया और उसे अपने पास ही रख लिया। अन्नी ने उन दोनों को घूर कर देखा, फिर अपनी प्लेट में डिनर लगाने लगा। इस बीच विवान किसी सोच में खोया हुआ था और उसकी वजह से निकिता परेशान थी, क्योंकि विवान ने अब तक उस पर भी ध्यान नहीं दिया था। इधर मही की नज़र जैसे ही पद्मा जी पर पड़ी तो उसका मन खराब हो गया। अब उसका खाना खाने का मन नहीं था, बाकी सब अपना खाना खा रहे थे। थोड़ी देर बाद मही बिना कुछ खाए उठ गई और बोली, मेरा हो गया। उसे देखकर निर्मल जी ने कहा, लेकिन मही तुमने तो कुछ खाया ही नहीं है, कुछ और खाना है मुझे बता दो, मैं अभी बना देती हूँ। तो मही ने न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। इस बीच मृत्युंजय, जो कब से उसे देख रहा था, उसने खुद अब तक कुछ नहीं खाया था। मही की बातें सिर्फ उसका गुस्सा बढ़ाने का काम कर रही थी। मही का बिहेवियर अचानक बदल गया था। अपने दोनों हाथ चेहरे के पास रखे न जाने कब से मही की हरकतें देख रहा था। इधर मही चली गई। शालिनी जी उसे रोकने के लिए कुछ कहने ही वाली थी। मृत्युंजय ने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया और साइड में खड़ी नर्स को देखा तो वो उसके पीछे चली गई। मही अपने कमरे में थी और सोफे पर बैठी थी, उसका सिर उसकी हेड रेस्ट पर रखा था। तभी वहां ओज आ गई। मही उन्हें देखकर उठ गई तो ओज ने कहा, आराम से मही, आराम से बैठ जाओ। ओज उसके सामने आकर बैठ गई। मही ने उनसे कहा, आप यहाँ? इस पर ओज ने कहा, हाँ मैं बस ऐसे ही तुमसे मिलने आए, मगर यहाँ आकर पता चला कि तुम खाना नहीं खा रही हो। इस पर मही ने कहा, हाँ वो मुझे भूख नहीं लगी तो। इस पर ओज ने कहा, मही तुम खुद के साथ लापरवाही मत करो, तुम्हें इस हाल में खाना स्किप नहीं करना चाहिए। ओज उससे बात करने लगी। थोड़ी देर बाद वो कमरे से वापस आ गई। बाहर आकर मृत्युंजय से बोली, वो थोड़ी डिस्टर्ब है। मृत्युंजय, मुझे लगता है तुम्हें और ध्यान देने की जरूरत है।
मृत्युंजय ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में चला गया। उसने अपने दांत पीस लिए। वो अच्छा खासा अपना डिनर कर रही थी मगर मृत्युंजय के बुलावे पर वो अपना डिनर छोड़कर आई थी। उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया। न जाने कौन से बुरे काम किए थे जो आज के वक्त उन्हें मृत्युंजय मीरानी जैसे इंसान से डील करनी पड़ रही थी जो पूरी तरह एक तरफा थी। वो एक स्ट्रिक्ट डॉक्टर थी, अपने पेशेंट के साथ अक्सर सख्ती से पेश आती थी क्योंकि उन्हें लापरवाही पसंद नहीं थी। मगर इस केस में उल्टा था, यहाँ तो सारी सख्ती उन पर होती थी। अगर मही की गलती होती तो भी मृत्युंजय का गुस्सा उन्हें और उनकी टीम को देखना पड़ता था, और अगर वो जरा भी मही को डांट दे तो मृत्युंजय उन्हें ऐसे घूरता था जैसे मानो जान ही ले लेगा। इन्हीं वजह से वो जितना ही सके मही से प्यार से ही बात करती थी। उसने एक गहरी सांस ली और वहां से चली गई। इधर मृत्युंजय कमरे में आया। मही जो सोफे पर बैठी कुछ सोच रही थी। मृत्युंजय उसके पास आया और उसके पास बैठ गया। मही ने होश में आकर उसे देखा। उसने उससे कहा, ओस आंटी चली गई। तभी कमरे का डोर खुला और एक स्टाफ वहां एक पैकेट रखकर वहां से चले गए। मही ने उस पैकेट को देखा, फिर मृत्युंजय से कहा, शिव मुझे अभी कुछ नहीं खाना। तो मृत्युंजय ने कहा, खोल कर देखो। मही ने उसे खोला। उसने पेस्ट्री रखी थी। पेस्ट्री देखकर मही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने एक चम्मच उठाए और उसे खाने लगी। मृत्युंजय ने एक नज़र उसे मुस्कुरा कर देखा, फिर अपने फोन की तरफ देखने लगा। विवान के कमरे में विवान अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। उसके होठों के बीच सिगरेट रखी थी। निकिता अपना काम खत्म करके उसके पास आई। विवान को सिगरेट पीता देख निकिता आंखें परेशानी से सिकुड़ गई। उसने उससे कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? विवान ने उसे देखा, फिर अपने होठों से सिगरेट निकाल कर कहा, क्या हुआ? तो निकिता ने उसके पास आकर कहा, यही तो मैं कह रही हूं कि क्या हुआ है। विवान ने सामने देखते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। निकिता ने गहरी सांस ली, फिर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, विवान झूठ मत बोलो, तुम सिगरेट तभी पीते हो जब कोई बहुत बड़ी बात हो। छोटी मोटी चीजों से तुम परेशान नहीं होते, अब बताओ क्या बात है। विवान ने उसे मुस्कुरा कर देखा और उसके कमर में हाथ डालकर कहा, बहुत जानने लगी हो मुझे। तो निकिता ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, हाँ तो 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है तुम्हारे साथ रहते हुए, इतना जानना तो बनता है, और तुम बात से पलटो मत, बात बताओ। विवान ने उसके सिर पर किस किया, फिर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक केस के लिए परेशान था। निकिता उसे देखने लगी। वो झूठ बोल रहा था, ये बात निकिता को पता थी, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो जानती थी विवान उससे कुछ नहीं छुपाता था, और अगर वाकई छुपाई है तो मतलब बात मृत्युंजय से जुड़ी है। विवान को भी पता था कि वो झूठ बोल रहा है, और ये जानते हुए भी निकिता उससे कुछ नहीं पूछेगी। एक तरह से ये उनका कोड वर्ड था। निकिता ने उसके कंधे पर अपना सिर रख लिया और कहा, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम परेशान मत हो। विवान ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुरा दिया और उसके सिर सहलाने लगा। रात के 1 बजे ऋतुजा एक बिल्डिंग के सामने खड़ा था और वो बिल्डिंग जल रही थी। ऋतुजा अपनी कार से पीठ लगाए उस जलती हुई बिल्डिंग को देख रहा था। ये उसी की बिल्डिंग थी और उसे जलाने वाला बिलाल रहमानी था। दीप उसके पास आया और बोला, पूरे बिल्डिंग में आग लग चुकी है ऋतुजा। तो ऋतुजा ने उसे देखा और कहा, सारे बॉक्सेस निकल गए न? इस पर दीप ने कहा, हाँ, उन्हें दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ऋतुजा ने कहा, ठीक है, बस मृत्युंजय को मत बताना इन बॉक्सेस के बारे में नहीं। दीप ने उसे अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा, हाँ, जैसे उसे पता नहीं चलेगा। इस पर ऋतुजा ने कहा, अगर उसे पता चला तो अगला प्रोजेक्ट तुम अकेले करोगे। इतना कहकर वो अपनी कार में बैठा और विंडो से बाहर देखते हुए उससे बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतना कहकर वो चला गया तो दीप उसे दांत पीसते हुए देखने लगा। वो अपने पैर पटकते हुए वहीं आ गया जहाँ सारे बॉक्स एक ट्रक में भरे जा रहे थे। अगली सुबह के 5 बजे मृत्युंजय मही को बाहों में लिए सो रहा था। मृत्युंजय का एक हाथ मही के पेट पर रखा था, उसका अंगूठा अभी भी मूव कर रहा था। देर रात जाकर उनके बच्चों ने मूवमेंट करना बंद की थी, इसलिए मही भी देर से सोई थी और मृत्युंजय उससे भी देर से सोया हुआ था। जब तक उसने खुद मही के पेट को सहलाना शुरू नहीं किया था तब तक बच्चे शांत नहीं हुए थे। थोड़ी देर बाद मृत्युंजय की आंखें खुली। उसने मही को देखा जो उसके बाजू पर अपना सिर रखे आराम से सोई हुई थी। मृत्युंजय ने उसके सिर पर किस किया, फिर उठ गया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वो उठकर अपनी जिम की तरफ चला गया। इधर मही बेड पर सो रही थी। 1 घंटे बाद जिम में मृत्युंजय बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था। उसके हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स थे। उसका शरीर पसीने में नहाया हुआ था, उसके बाल भी पसीने में भीगे हुए थे, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ में जरा भी कमी नहीं आई थी। वो पिछले 1 घंटे से बॉक्सिंग कर रहा था, लेकिन मजाल है कि थकान की एक शिकन तक उसे छू पाए हो। वो अभी भी पंचिंग बैग पर आने मुंह के बरसा रहा था। तभी रिंग के बाहर टेबल पर रखा उसका फोन बजने लगा।
मृत्युंजय ने अपनी प्रैक्टिस बीच में ही रोक दी। वो रिंग से बाहर आ गया। उसने अपने ग्लव्स निकाले और अपना चेहरा टॉवल से साफ किया और फोन उठा लिया। बोलो। उधर से रॉकी ने कुछ कहा तो मृत्युंजय की आंखें सर्द हो गई। उनमें गहरी खामोशी दिखाई देने लगी। मृत्युंजय ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया और उस टॉवल को वही फेंक कर जिम से बाहर आ गया। वो कमरे में आया तो मही जगी बैठी हुई थी। मही को देखकर उसकी सर्द आंखें कुछ नरम पड़ गई। वही मही ने जब उसे देखा तो वो हैरान होकर बोली, आप इतनी जल्दी आ गए। उसका चौंकना भी जायज था क्योंकि मृत्युंजय इतनी जल्दी जिम से कभी वापस नहीं आया था। मृत्युंजय ने उसके पास आकर कहा, हम एक जरूरी काम है। तो मही ने सिर हिला दिया। मृत्युंजय ने उससे कहा, तुम सो जाओ, एक्सरसाइज कल कर लेना। मही को तो पहले ही नींद आ रही थी। उसने आंखों में चमक लिए मृत्युंजय को देखा और कहा, सच में सो जाऊं? तो मृत्युंजय ने उसके सिर पर किस करते हुए कहा, हम मम। मही तो सिर हिलाकर दोबारा लेट गई और मृत्युंजय वो बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके वापस आया। उसने एक रॉयल ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। उसके बाल जेल से सेट थे। उसने अपने हाथ में वॉच पहनी और फिर मिरर से ही मही को देखा जो अब तक गहरी नींद में सो चुकी थी। उसने अपना फोन उठाकर पॉकेट में रखा, फिर मही के पास आया। उसने उसका फोन उठाया और उसमें कुछ चेक करके उसे वापस टेबल पर रख दिया। फिर उसने मही को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और वहां से चला गया। दूसरी तरफ एक फार्म हाउस में केशव और पाशा दोनों ही हॉल में बैठे हुए थे। वहां डेविड आया हुआ था। डेविड उन दोनों से कहा, कहाँ है वो? इससे पहले कि केशव और पाशा कुछ कहते, सेकंड फ्लोर पर बने कमरे के दरवाजे पर किसी ने जोर से धक्का दिया और कहा, कमीनों, मुझे बाहर निकालो। केशव और पाशा ने चुप होकर उसे देखा। डेविड समझ गया। उसने अपना सिर हिलाया। केशव ने कहा, वो रात से ही ऐसा कर रहा है, न तो खुद सोता है और न हमें चैन से सोने देता है। डेविड ने कहा, पड़े रहने दो इसे, फिलहाल मैं यहाँ किसी दूसरे काम से आया था। केशव और पाशा उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। माहिया मेंशन। दादाजी आज अपनी एक फाइल कबर्ड से ढूंढने में लगे हुए थे और इसलिए उन्होंने पूरा कमरा फैलाया हुआ था। इत्तेफाक से उनके हाथ में एक पुरानी एल्बम लग गई। दादू फाइल को भूल उस एल्बम को देखने लगे। उसमें महक, श्रेया, शुभ, मही और उन दोनों के बहुत सारे फोटो थे। वो पन्ने पलट कर देखने लगे मगर तभी उनकी नज़र एक तस्वीर पर जाकर रुक गई। उनके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट गायब हो गई। वो उस फोटो को एकटक देखने लगे। तभी उस कमरे में दादी आई। वो पूरा फैला हुआ कमरा देखकर गुस्से से दादू को देखते हुए बोली, ये क्या है वीर, पूरा कमरा फैला दिया, अब खुद ही इसे समेटना। आप तो शुभ से भी छोटे बच्चे बन रहे हैं। दादी की आवाज़ सुनकर दादाजी वो एल्बम बंद करने लगे, लेकिन तभी वो फोटो निकल कर नीचे गिर गई। उस फोटो को देखकर दादी जी एकदम चुप हो गई। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उन्होंने दादू को देखा। तभी दादू ने फोटो उठाकर कहा, मैं इसे रख रहा था। दादी ने शांति से उनसे कहा, आप इसे क्यों देख रहे थे? इस पर दादू ने उस तस्वीर को देखकर कहा, देख नहीं रहा था, बस नज़र पड़ गई। अगर आज ये दोनों भी यहाँ होते तो। दादी के कहा, वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। उस एक्सीडेंट में मही और श्रेया तो बच गए थे, लेकिन। इस पर दादू ने कहा, छोड़ो उन बातों को, उन्हें याद रखने का कोई फायदा नहीं है। इतना कहकर दादू ने वो तस्वीर इस एल्बम में रखने लगे। इस तस्वीर में श्रेया के साथ एक औरत नजर आ रही थी जो 5-4 महीने की प्रेग्नेंट नजर आ रही थी। 210 मृत्युंजय मीरानी की औलादों को कोई उससे छीन कर लेकर चला जाए, अभी इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। दिन का वक्त। OCF। अपने कैबिन में मृत्युंजय बैठा हुआ था। उसके सामने दादाजी, विवान और संजय सब वहां बैठे हुए थे। विवान ने वहां एक फाइल रखते हुए कहा, प्रवीण परमार सालों पहले इसके फार्म हाउस रेड पड़ी थी, लेकिन उसका कोई साफ खुलासा नहीं हुआ। इस न्यूज को मीडिया में नहीं आने दिया था। परमार उस वक्त पावरफुल थे, इसलिए पैसे देकर उन्होंने ये केस बंद कर दिया। इस पर संजय ने कहा, लेकिन ये मित्तल का क्या सीन है? संजय की बात सुनकर विवान ने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, जितना उनके बारे में जानने लायक है तो वो एक लड़की को ढूंढ रहे हैं और कनिका मित्तल का बदला मृत्युंजय से लेना चाहते हैं, बस। अब इससे ज्यादा तो दादाजी को ही पता होगा। इस पर दादाजी ने कहा, तुम मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। वैसे भी तुम्हारे भाई ने जो किया था उसके बाद मित्तल चुप क्यों रहेगा? ये कहते हुए उन्होंने मृत्युंजय को नाराजगी से देखा। फिर उन्होंने कहा, मित्तल और परमार दोनों ही तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अनमोल की जान ले ली, कम से कम इतना सोच लेते कि वो तुम्हारा भाई था, और उसके बारे में न सही तो कनिका के बारे में सोच लेते। कनिका की वजह से मित्तल परिवार तुम्हारे पीछे पड़ा है। तुमने उनकी बेटी को विधवा किया है और ये कोई छोटी बात नहीं है। इस पर मृत्युंजय ने अपने टैब की तरफ देखते हुए कहा, शुक्र मनाए कि उसे मौत मिल गई, वरना मैं उसे मारने वाला नहीं था।
मृत्युंजय की बात का मतलब समझकर दादाजी उसे हैरानी से देखने लगे, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, तुम्हें जो करना है तुम कर चुके हैं, अब हम तुमसे एक वादा चाहते हैं कि तुम अब हमारे खानदान के किसी भी सदस्य को कोई चोट नहीं पहुंचाओगे। उनकी बात सुनकर मृत्युंजय ने उन्हें देखा, फिर अपने हाथ में पकड़ा टैप टेबल पर फेंकते हुए कहा, एक बार इसे देख लीजिए, उसके बाद कोई फैसला कीजिए। दादाजी ने नासमझी से उस टैप को देखा। विवान और संजय भी उसे देखने लगे। उसमें कल रात की सारी रिकॉर्डिंग थी जब पद्मा और अशोक आपस में बात कर रहे थे और मही उनकी बात सुन रही थी। उनकी बातें सुनकर दादाजी की आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने मृत्युंजय की तरफ देखा जिसके जबड़े कसे हुए थे और आंखें नीली सर्द थी। संजय और विवान ने अपना सिर हिला दिया, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। दादाजी ने मृत्युंजय से कहा, जय। तो मृत्युंजय ने उनकी बात काटते हुए कहा, अब आप मुझे बताएं मैं इन दोनों की क्या सजा दूं? मैं ये बात आप पर छोड़ता हूं और अगर आपकी सजा मुझे पसंद नहीं आई तो फिर मैं खुद अपनी मर्जी से इन्हें सजा दूंगा और जाहिर है वो आपको पसंद नहीं आएगी। मृत्युंजय की बात सुनकर दादाजी परेशानी से घिर गए। विवान ने कहा, दादाजी उन्हें बचाने की कोशिश भी मत कीजिए, वो बार बार एक ही गलती करती है और इस बार की उनकी गलती माफी के काबिल नहीं है। दादाजी ने मृत्युंजय को देखकर कहा, जय उन्हें आखिरी बार माफ कर दो, मैं उन्हें समझाऊंगा। इस पर मृत्युंजय ने कहा, समझाने का वक्त निकल चुका है, मैं पहले ही उन्हें बहुत मौके दे चुका, अब उन्हें या तो आप सजा देंगे ये फिर मैं, और अगर मैंने कुछ किया तो आप भूल जाना कि कभी ये दोनों आपकी जिंदगी में भी थे। उसकी बात सुनकर दादाजी ने कहा, ठीक है मैं कुछ करता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम आज के बाद इन दोनों से दूर रहोगे। इस पर मृत्युंजय ने बेहद सर्द आवाज में कहा, अगर ये मेरी बीवी से दूर रहेंगे तो मैं भी दूर रहूंगा, लेकिन अगर ये हरकत दोबारा हुई तो मैं इन दोनों को जान से मार दूंगा और मैं ऐसा कर सकता हूँ, आप ये बात अच्छे से जानते हैं। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा तो दादाजी ने उसे रोकते हुए कहा, जय लेकिन अगर सानिध्या जिंदा होती तो क्या तुम ऐसा करते, अपना बच्चा उसे देते? उनकी बात सुनकर मृत्युंजय के कदम धीमे हो गए और फिर रुक गए, उसके हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई। उसने कहा, मृत्युंजय मीरानी की औलादों को कोई उससे छीन कर लेकर चला जाए, अभी इतनी हिम्मत किसी में नहीं है, आपके वादे में भी नहीं। इतना कहकर वो वहां एक पल भी नहीं रुका। उसके जाने के बाद दादाजी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आखिर ये किस पर गया है? तो विवान ने कहा, आरोग्य मामा पर। इस पर दादाजी ने कहा, आरोग्य इतना भी खतरनाक नहीं था, ये पता नहीं किस पर गया है, उम्मीद है इसके बच्चे इस पर नहीं जाए वरना पूरा शेरावत खानदान खत्म हो जाएगा। इस पर संजय ने कहा, उसकी फिक्र मत कीजिए दादाजी, अशोक अंकल और पद्मा आंटी को छोड़कर बाकी सबको मृत्युंजय से और उसके बच्चों से कोई खतरा नहीं है। संजय की बात सुनकर दादाजी ने उसे देखा और कहा, संजय तुम जितना देख रहे हो शेरावत खानदान उससे कहीं ज्यादा बड़ा है और उसमें हमारे कई सारे दुश्मन हैं। दादाजी की बातों का सुनकर संजय और विवान एक दूसरे को देखने लगे। एक कॉटेज में अंगद अपनी गर्दन पीछे सोफे से टिकाए आंखें बंद करके बैठा था और वही धीरज उसके सामने बैठा पानी पी रहा था। अंगद ने कहा, मैं तो बहुत थक गया, पल में तूफान की तरह आया और सब कुछ उजाड़ कर वापस चला गया। वो हमारी सोच से भी आगे है धीरज, हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। कल पहली बार मुझे डर लग रहा था, सिर्फ एमएम के लोगों की वजह से पूरी मुंबई बंद हो गई, नेटवर्क बंद हो गए और मीडिया वाले तो अभी गए डरे हुए हैं। पुलिस की तो बैंड बज गई, इतना थका दिया है कि उठा नहीं जा रहा, रात भर इधर उधर भागते हुए कमर में दर्द होने लगा है। सोचो जब एमएम नहीं था तो ये हाल था और जब एमएम आएगा तो क्या हाल होगा। इस पर धीरज ने कहा, हम बस उसी के आने का इंतजार है। अंगद ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और कहा, धीरज जोश से नहीं होश से काम लो। हमारे सामने दो चट्टानें हैं, पहली ऋतुजा और दूसरी एमएम, भले हो वो दोनों राइवल हो लेकिन उससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। इस पर धीरज ने कहा, वैसे बिलाल रहमानी क्या सीन है, इसे तो सालों पहले हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, फिर ये वापस आ गया और आते ही एमएम के अगेंस्ट चला गया। तो अंगद ने कहा, क्योंकि उसने उसकी बेटी को मारा, कियारा रहमानी। इस पर धीरज ने कहा, कियारा रहमानी, लेकिन क्यों? तो अंगद ने कहा, पता नहीं, इतना भी बहुत मुश्किल से पता चला है। कियारा रहमानी की आखिरी वक्त की सारी डिटेल गायब है, एमएम ने उसे मारा था ये भी सिर्फ एक शक है, कंफर्म कुछ नहीं है। वैसे तुमने आगे क्या सोचा है, क्या करोगे? अब पहले हमें लगा था कि मृत्युंजय मीरानी और एमएम एक है, लेकिन वो शक दूर हो गया तो अब। इस पर धीरज ने कहा, एक काम करो, मृत्युंजय मीरानी के बारे में पता करो, वो एमएम नहीं है लेकिन उसे एमएम के लोगों के साथ देखा गया है। एमएम का खास आदमी वेदा, उसका लिंक भी मृत्युंजय मीरानी के साथ था। मृत्युंजय मीरानी के बारे में पता करो, उसके जरिए हम एमएम तक पहुंचेंगे। अंगद ने उसे परेशानी से देखा और कहा, धीरज वो मृत्युंजय मीरानी है, उसके खिलाफ हम कोई भी एक्शन लेंगे तो उल्टा फंस जाएंगे
और फिर आजकल ऋतुजा सिंह को उसके साथ देखा जा रहा है। दोनों ने साथ में अभी अभी एक डील भी की है, मतलब पॉलिटिकल पावर का प्रेशर भी पड़ सकता है। इस पर धीरज ने कहा, अच्छा शुभम दास के बारे में क्या खबर है, वो माना या नहीं? तो अंगद ने कहा, नहीं, मृत्युंजय मीरानी का साला है, वो अपने जीजा के खिलाफ नहीं जाएगा। इस पर धीरज ने कहा, और ये तुम्हें कब पता चला? अंगद ने कहा, अभी कुछ दिन पहले। इस पर धीरज ने कहा, तो जरा मृत्युंजय मीरानी की बीबी के बारे में पता लगाओ और उससे मिलने की कोशिश करो। तब तक मैं जरा घूम कर आता हूँ। उसकी बात सुनकर अंगद ने कहा, अब तुम कहाँ जा रहे हो? इस पर धीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आ रहा हूँ। माहिया मेंशन। शुभ अपने कपड़े पहनकर अपने कमरे से बाहर आया। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, इससे पहले ही किसी ने बेधड़क उसके कमरे का दरवाजा खोल दिया। शुभ रुक नहीं पाया और आगे जाकर गिर पड़ा। सामने खड़ा इंसान डर से पीछे हट गया, इसलिए शुभ उसके ऊपर न गिर के नीचे जमीन पर गिर पड़ा। सामने मिनी थी, उसने शुभ को गिरता देख अपने मुंह पर हाथ रख दिया। इधर शुभ दर्द से करहाने लगा। आह! मिनी ने उसे उठाते हुए कहा, शुभ तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम गिर कैसे गए? मिनी के आरे सवाल सुनकर शुभ ने अपने दांत पीसकर उसे देखा। वो उसका हाथ झटकते हुए खड़ा होकर बोला, सब आपकी मेहरबानी है, क्या तुम्हें अब डोर खोलना नहीं आता? मिनी ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन हुआ क्या? तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? मैंने तो आराम से ही खोला था। शुभ ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, इसे आराम से कहते हैं क्या? तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए? किसी का डोर खोलने से पहले नोक करते हैं, पता है ना? शुभ की बात सुनकर मिनी ने झेपते हुए अपनी नजरें उस पर से हटा ली, फिर कहा, हाँ ठीक है, छोटी सी गलती है। अब शुभ ने चिल्लाते हुए कहा, छोटी सी गलती? तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से मेरे दांत टूट सकते थे और तुम इसे छोटी सी गलती कह रही हो? शुभ की चिल्लाने की आवाज सुनकर दादू और दादी बाहर आ गए। उन्होंने कॉरिडोर की तरफ देखा जहां शुभ उस पर चिल्ला रहा था और मिनी सिर झुकाए खड़ी थी। दादू और दादी दोनों को ही शुभ पर गुस्सा आने लगा। वो दोनों वहां आ गए। शुभ, क्यों तू उस बेचारी बच्ची पर चिल्ला रहा है? दादू और दादी की आवाज सुनकर मिनी सुबकने लगी और फिर रोने लगी। वो दादी से बोली, मैंने कुछ नहीं किया दादी, ये शुभ का बच्चा ऐसे ही मुझे डांट रहा है। मैं तो आपके कहने पर इसे बुलाने आई थी, लेकिन ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने इसे गिराया। मिनी को रोता देख दादू और दादी दोनों ही गुस्से से भर चुके थे। दादी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम रो मत बेटा, ये है ही नालायक। उनकी बात सुनकर शुभ ने उन्हें चौंकते हुए देखा और कहा, दादी। तभी दादू गुस्सा होकर बोले, तुम होते कौन हो हमारी फूल सी बच्ची को रुलाने वाले? तुम्हारी बहन फोन करके तुम्हारी सारी करतूतें बता दूंगा। तुमने अब तक कॉलेज में जो कांड किए हैं उनका सारा काला चिट्ठा संभाल कर रखा है मैंने। अब अगर तुमने मिनी से कुछ भी कहा तो मैं मही को फोन करके सब बता दूंगा। शुभ उनकी धमकी देने पर उन्हें हैरानी से देख रहा था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, आप इस लड़की के लिए मुझे धमकी दे रहे हैं दादू? मिनी के लिए ये लड़की सुनकर दादू इस पर उस पर चिल्लाते हुए बोले, मिनी कहो उसे ये लकड़ी क्या होता है? शुभ ने ये सुनकर गुस्से से घूरकर मिनी को देखा जो झूठे आंसुओं के साथ हिचकी लेकर रो रही थी। आंसू तो अब तक आए ही नहीं थे। शुभ का मन किया कि इस नौटंकी के 2-4 थप्पड़ लगा दे, इस लड़की ने उसका जीना हराम कर दिया था। शुभ ने उनसे चिढ़ते हुए कहा, नहीं कहूंगा आपकी फूल जैसी बच्ची को एक लड़की अब खुश। इतना कहकर वो जाने लगा तो दादाजी ने कहा, अब कहाँ जा रहे हो? तो शुभ ने कहा, कॉलेज जाऊंगा और भी कहीं जा सकता हूँ। इस पर दादू ने कहा, मिनी को अपने साथ लेकर जाओ। दादू की बात सुनकर शुभ ने मिनी को देखा। वो गुस्से में कुछ कहने ही वाला था, फिर चुप होकर बोला, ठीक है, इस लड़की से कह दो कि जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाए, अगर 1 मिनट भी लेट हुई तो मैं अकेले चला जाऊंगा। इतना कहकर शुभ वहां से चला गया और पीछे दादू अपने दांत पीसते हुए देखने लगे। रोज कैसल में मही सभी के साथ बैठी हुई थी। आज निकिता भी अपने ऑफिस गई हुई थी और सृष्टि भी कॉलेज गई थी। घर पर मही और शीतल थी। मही और शीतल दोनों टहल रही थी। शीतल उससे कुछ बात कर रही थी और मही अपनी सोच में गुम थी। कुछ देर बाद शीतल ने उससे कहा, क्या हुआ मही, तुम कहीं खोई हुई लग रही हो? इस पर मही ने उसे देखा और कहा, नहीं तो कुछ नहीं। शीतल ने उसे देखकर कहा, मही कोई बात है क्या? तुम आज सुबह से कहीं और ही खोई हुई लग रही है। इस पर मही ने कहा, कुछ नहीं, मुझे थकान हो रही है सुबह से। शीतल ने उससे कहा, तो ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम चलकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मही अपना सिर हिलाकर चली गई। इधर शीतल किचन की तरफ आ गई। मही के साथ उसकी दोनों नर्स भी यहाँ थी और डॉक्टर रोज अभी अभी उससे मिलकर आउट हाउस गई थी। मही अपने कमरे की तरफ जाने लगी, तभी पद्मा जी जो हॉल में बैठी थी उन्होंने मही को आवाज देते हुए कहा, तुम वहां कहाँ जा रही हो? यहाँ आ जाओ, छोटी माँ तुमसे कुछ बात करना चाहती है।
मही पहले तो उन्हें न करना चाहती थी, लेकिन दादी के बारे में सुनकर उसने कुछ नहीं कहा और वहां आ गई। वहां पहले से ही निर्मल और शालिनी जी बैठी हुई थी। उनके हाथ में कुछ सामान था। देखने से वो छोटे बच्चों का सामान नजर आ रहा था। मही वो सब कुछ देखते हुए बोली, ये क्या है? तो दादी ने कहा, ये सारे बहुत पुराने कपड़े हैं, मृत्युंजय और विवान के हैं। छोटे बच्चों को फौरन नए कपड़े नहीं पहनाए जाते थे, इसलिए मैंने ये कपड़े निकलवा दिए। मही उन्हें देखने लगी। उसके दोनों बच्चों के लिए पहले से ही इतने कपड़े थे कि पूरी कबर्ड भर चुकी थी, और अब ये भी। तभी दादी ने कहा, ये देखो, दोनों बच्चों के लिए नजर का धागा, इसे अपने पास रखो। इसमें हमारे परिवार का नाम भी लिखा है। ये इनकी पहचान है, हमारे खानदान की पहचान है। वो ये मही को देने लगी तो पद्मा जी ने कहा, आप कुछ गलत कह रही है छोटी माँ, दोनों नहीं, एक ही बच्चा यहाँ रहेगा। क्या आपको सानिध्या के बारे में याद नहीं है? सानिध्या का नाम सुनकर वहां सबके चेहरे का रंग उड़ गया। वो इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते थे? इतना सब करने के बाद क्या सानिध्या वापस आएगी? और अगर आ गई तो उसे एक बच्चा देना होगा। इधर मही के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने जो हाथ उस धागे को लेने के लिए आगे किया था। तो कल पद्मा या तो सुधर जाएगी या सिधार जाएगी, लेकिन कल कुछ न कुछ तो जरूर होगा।